अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम। क्या हाल है आप लोगों का? अब्दुल्ला आस्क मी कि अगर कल बारिश हुई मेरे यहाँ के नहीं, छत पे बारिश हुई? यस, इसलिए तो मैंने आपसे कहा कि पूछे। कल मेरा ख्याल है हर जगह बारिश हुई। क्या वो बेस हर जगह? कहीं तेज, कहीं हल्की, कहीं बहुत तेज। एक्चुअली जहाँ तेज हुई है वहाँ ठीक ठाक तेज हुई है और ड्यूरेशन भी ज्यादा थी जहाँ हुई है। और मेरे यहाँ भी थोड़ी थोड़ी होगी। सो आई वाज वेरी हैप्पी अबाउट इट। चलिए जी, मौसम की तफसीली सूरत हाल तो हम आगे चलकर देंगे। आने वाले दिन क्या पेशगोई रखते हैं, और साथ ही कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल भी ऐसी वीडियोस फिर मैंने देखी जो अब भी हम आपको दिखाएंगे, जहां पानी खड़ा हुआ है और पानी खड़ा होने के सबब वहां पर ट्रैफिक की रवानी भी शदीद मुतासिर हुई। और अच्छा, एक इंसिडेंट में एक दीवार भी गिर गई। आपको पता है कि कंस्ट्रक्शन भी थोड़ी सी ऑफ होती है कुछ जगहों पे, तो एक दीवार भी गिरी बारिश की वजह से, और उसकी वजह से फिर एक शख्स जो है वो जाँ बहक भी हुआ। उसके अलावा इलेक्ट्रिक्यूशन के भी कुछ केसेस जो है सामने आए। अभी ये ट्रेलर है बाय द वे मॉनसून की बारिश का, तो लिटरली मतलब अभी यू आर वेरी राइट कि अभी तो वैसे ही लिटरली ट्रेलर। इसके बाद तो सही स्पेल, ये तो सही स्पेल था ही नहीं। मतलब मुश्किल किसी जगह 15 मिनट बारिश हुई है, 10 मिनट बारिश हुई है, 5 मिनट बारिश हुई है, इससे ज्यादा कहीं बारिश नहीं हुई, कहीं आधे घंटे की तक भी बात नहीं पहुंची। ये सूरत हाल रही है। अच्छा जी, बड़ी खबर आपको पता है क्या है आज की? ये नहीं थी कि मेरे घर बारिश हो गई है, ये तो चले हो गई ना, मगर बड़ी खबर ये है कल रात को ऐसी न्यूज आना शुरू हो गई थी कि कौमी सिलेक्शन कमेटी से हुमा जी वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक साहब को फारिग कर दिया गया। Does that surprise anybody? Besides, because वहाब रियाज साहब बड़े ब्लू आइड समझे जाते थे चेयरमैन पीसीबी के, और लोगों को यकीन नहीं था इतनी आसानी से कि वो इस ओहदे से अलग हो जाएंगे या उन्हें इस ओहदे से अलग कर दिया जाएगा। अब ज़राए के मुताबिक दोनों सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा नहीं रहे हैं। इन प्लेस ऑफ देम अब किसको कंसिडर किया जा रहा है? मोहम्मद यूसुफ, असद शफीक। ये तो पहले ही है ना, ये वो तो सिलेक्शन का हिस्सा रहेंगे। लेकिन यू आर वेरी राइट, दैट इज क्वाइट बिग न्यूज। जी जी जी, ये सब लोग हैं साथ में, पहले से हैं। T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड के इंतखाब में वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक का अमल दखल ज्यादा था। अब ये जो बैकग्राउंड स्टोरी है ना, वो ये सामने आई है कि भाई ये लोग थे जो जरा ज्यादा इन्वॉल्व थे, या इन्होंने मुबैना तौर पर मैरिट की खिलाफ वर्जियां की हैं। और अगर आपको याद हो कि जब भी सिलेक्शन कमेटी वगैरह की बात होती थी तो वहाब रियाज वाज परहैप्स द ओनली टॉप नेम दैट one would talk about and mention। और कितने और भी सिलेक्टर्स हैं बीच में जिनका नाम आया है, बट आई थिंक इनकी से जो है वो ज्यादा मानी जाती थी। अब इन सिलेक्टर्स ने इन्हीं खिलाड़ियों की ज्यादा हिमायत की जिन्होंने परफॉर्म नहीं किया। जो जराए हैं वो ये सारी खबरें दे रहे हैं। पीसीबी का कुछ अरसे से वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक पर एतमाद अब रिसेंटली नहीं रहा है, पहले तो बहुत एतमाद था। राय भी नहीं ली जा रही थी। कहा यह जाता है कि दे वर लाइक रियली आउट ऑफ फेवर। लेट्स जस्ट पुट इट दैट वे। आउट ऑफ फेवर इज द राइट टर्म। बस वो अब उन पे अच्छा कुछ नहीं होता ना, निगाह करम या मेहरबानी अब खत्म हो गई है। लेकिन क्या निगाह करम? अब लेजेंड्स वाले में तो वहाब रियाज खेल रहे हैं बड़े आराम से, बड़ा अच्छा खेल भी रहे हैं। और सीन है, कहने का मतलब है इतने एवेन्यूज होते हैं, और सो नॉट हियर। उसका मतलब ये तो नहीं है कि किसी का एक साइड पे जरा फुल स्टॉप आया तो दीगर एवेन्यूज खत्म हो गए हैं। एवेन्यूज तो पहले भी थे। मतलब माशाल्लाह वहाब रियाज आपको पता है जियो की टीम का हिस्सा वो रहे हैं, अब्दुल रज़ाक तो एवेन्यू तो वो भी है। कितनी बार तो वो हमारे शो पे ही बात हो रही थी, तज्जियाकार भी थे। अच्छा जी, आगे चलें और आपको बताएं कि सोशल मीडिया एप्लीकेशंस, खास तौर पर अगर हम बात करें एक्स की, तो मुल्क में एक अरसे से आपको पता है बंद है, और अब लगता है कि उसकी कुछ जस्टिफिकेशंस क्या बताया जा रहा है कि एक्चुअली वो बंद क्यों है और वो बंद क्यों रहेगा। तो ये इंटरेस्टिंग एक डेवलपमेंट है। अब उसकी क्या रीजनिंग है? अब्दुल्ला प्लीज गेट इनटू इट। हुकूमत से जवाब मांग रही थी, मगर हुक्काम कोई वाज़ेह जवाब देने से गुरेज कर रहे थे। आखिरकार हुकूमत ने एक्स की बंदिश का बाज़ाब्ता एतराफ़ कर लिया। खैर एतराफ़ तो पहले भी था, समझ नहीं आता था, लोगों से बात करें और वो इस्तेमाल भी कर रहे होते थे, कहते भी थे कि पाबंदी नहीं होनी चाहिए, लेकिन पाबंदी भी बरकरार रहती थी। अब अजीब बात यह है कि हुकूमत एक्स को मुल्की सलामती के लिए खतरा करार दे रही है। वजारत दाखिला ने सिंध हाई कोर्ट को साफ बता दिया कि एक्स फिलहाल बहाल नहीं हो सकता। मौजूदा वजारत दाखिला को एक्स से मुल्की सलामती खतरे में पड़ती नजर आ रही है, मगर साबिक वज़ीर दाखिला और वज़ीर आज़म
इमाम शहबाज शरीफ के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह समझते हैं कि एक्स को सीरियस लेने की जरूरत ही नहीं है। मामला ये है कि ये सोशल मीडिया के पीछे भागने की ज़रूरत क्या है? तो सोशल मीडिया को इतनी अहमियत देने की ज़रूरत क्या है? मैं तो ये बात कर रहा हूँ कि सोशल मीडिया को जितनी अहमियत दी जाएगी उतना ही जो है वो वहाँ पे जो है वो फिर ज़्यादा जो है वो इन चीज़ों का शोर होगा। अगर आप उसको अहमियत नहीं देंगे तो ये जो इस किस्म के नापसंदीदा अनासर हैं ये खुद ही जो है वो आराम से बैठ जाएंगे। मतलब 2024 में इट कैन बी अ बूमर्स ड्रीम के सोशल मीडिया को अहमियत ना दें, बट अदरवाइज आज के ज़माने में कोई ये बात कहे तो आप अजीब सा लगता है ना, मतलब हंस सकते हैं या तो रो सकते हैं कि सोशल मीडिया को अहमियत ना दें। सोशल मीडिया इज देयर, इट इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी ऑफ हाउ वी लिव, हाउ वी बिहेव एंड हाउ वी फॉर्म आवर ओपिनियंस। अच्छा, कितनी अजीब बात है कि बाकी अगर आप देखें शख्सियात मुल्क में, मुल्क की सलामती की खतरे वाली बात तो चले हो गई, लेकिन हुकूमत के वजीर, मुशीर, दीगर सियासी रहनुमा धड़ाधड़ एक्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो लिहाजा ये अजीब सी बात लगती है ना, ये किसके लिए ये डेंजर हो सकता है? अगर क्या अवाम एक्स पे आए तो दैट इज डिफिकल्ट, दैट कैन बी मोर थ्रेटनिंग। तो ये सियासी लड़ाई भी उन लोगों की चल रही होती है एक्स पे, इसी प्लेटफॉर्म पे सब कुछ चल रहा होता है। पिछले दिनों आपको बता दें कि वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की 100 दिनों की कारकर्दगी बताने के लिए भी इसी सोशल मीडिया ऐप को इस्तेमाल किया गया था। सदर मुमलिकत आसिफ जरदारी ने वारिस मीर फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम सेमिनार से खिताब में तस्लीम किया कि ये सोशल मीडिया का ज़माना है, मगर इस मीडिया को किसी एजेंडे के तहत इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन कौन करता है? सोशल मीडिया का दौर है, पावर टू द पीपल है, पावर टू द इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल पावरफुल है। हर चीज, हर बात अपनी वो दुनिया के सामने रख सकता है, मगर उनमें भी एक ग्रुपिंग हुई है। मैं आज़ादी सहाफत के साथ हूँ, मगर ये सेल्फ आज़ादी के साथ नहीं हूँ। ये जो सेल्फ आज़ादी है जो मैं ग्रुप बना के करता हूँ और मेरा कोई गोल है उस मोटिव के लिए करता हूँ। अनमोटिवेटेड हो बिल्कुल, हजार बिस्मिल्लाह। तो ये आपने सुन लिया। अब बात तो सारी यही है ना कि अवाम के लिए क्यों ये चीज़ बंद हो, वेयर जहाँ यूज़ करना होता है उसका आराम से इस्तेमाल भी होता है। डू दे वांट टू कीप इट एक्सक्लूसिव फॉर देमसेल्व्स कि जी हम अपने मफाद के लिए, हम अपनी सियासी लड़ाइयों के लिए, हम अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स के लिए ये प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे। ये पता है क्या मुझे लगता है, अब ये मरात में शामिल हो जाएगा एक्स का इस्तेमाल। पर्क्स जिस तरह दिए जाते हैं ना वज़रा को, ब्यूरोक्रेट्स को, मतलब जिस तरह पेट्रोल है, बड़ी गाड़ियां हैं, लैंड क्रूजरें हैं, बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं, ये पर्क होगा जी। आपके पर्क्स में अब एक्स का एक अकाउंट भी होगा शामिल। हाँ? अजीब वो गरीब बात है ना, जिस तरह लोग वो ब्लू टिक वगैरह खरीद लेते हैं, अब तो कुछ भी हो सकता है। तो ये एक स्टेटस सिंबल हो गया कि आई एम एबल टू यूज एक्स। फरीहा अजीज हमारे साथ मौजूद हैं, शरीक बानी, इदारा बोलो भी। बहुत शुक्रिया। हम तो बोलना चाह रहे हैं, सभी बोलना चाह रहे हैं, लेकिन बोलने के प्लेटफॉर्म्स पे कदमों की बात हो रही है। फरीहा बताइएगा, कोई हम पहले भी आपसे कितनी मरतबा इस मौजू पे बात कर चुके हैं। पॉइंटेडली फरीहा, पॉइंटेडली आपसे पूछें कि आपको लगता है कि एक्स जो है, ये एक्स का प्लेटफॉर्म जो है, फॉर्मरली नोन एज ट्विटर, दिस इज अ थ्रेट टू पीस एंड नेशनल सिक्योरिटी इन पाकिस्तान? हम आपने खुद ही बात की है कि कैसे नेशनल सिक्योरिटी और थ्रेट टू पीस है, जब हुकूमत उसी प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर रही है जिससे वो कह रही है कि नेशनल सिक्योरिटी मुतासर हो रही है। तो अगर कॉल ऑफ फेल में इतना तजाद होगा, आपको यकीन कौन करेगा? तो नेशनल सिक्योरिटी बहुत कन्वीनियंटली एक अम्ब्रेला टर्म फेंकती जाती है हर उस चीज़ को बंद करने के लिए जो हुकूमत चाहती है कि कोई नज़रिया या नुक्ता नज़र या बयानिया नहीं हो और उनके खिलाफ जो चीज़ जारी हो उसको बंद करने के लिए नेशनल सिक्योरिटी का लिबादा उड़ा दिया जाता है किसी भी चीज़ पे। अच्छा, अब ये बताइएगा
ये बैन तो है, अदालतें भी पूछ रही हैं, सिविल सोसाइटी भी पूछ रही है, क्या आपको फ्यूचर नजर आ रहा है? मतलब हमें इन्हीं कदगनों में, इन्हीं पाबंदियों में जीना होगा या हुकूमत को सोचना होगा? क्योंकि अभी मुशीर हैं सियासी वजीर आजम के, वो कह रहे थे जी सोशल मीडिया को सीरियसली नहीं लेना चाहिए। ये इन लोगों को बताने के लिए कोई इनकी ही सफ़ों में मौजूद नहीं है कि ये इंतहाई मज़ाक़ खेज़ बात है। मतलब दिस इज अ डिफरेंट एज ऑलटुगेदर। बट ऑल्सो अगर ये कहा जा रहा है, ये स्टेटमेंट आती है कि सोशल मीडिया को सीरियसली लेना ही नहीं चाहिए, खुद भी इस्तेमाल तो इतना करते हैं। सीरियसली लें कि उसको बैन ही कर दें, तो ना लेना सीरियसली, देन लेट इट बी फॉर द अवाम। एब्सोल्युटली। देखें, एक वही जो मैं कह रही हूँ कि कॉलर फेयर में तजाद है। दूसरा, आप किस तरह से एक तरफ कह रहे हैं कि आप सीरियसली ना लें, आप इस्तेमाल कर रहे हैं, फिर डिजिटल पाकिस्तान के दावे कर रहे हैं कि हमें इनोवेशन भी बढ़ानी है, इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। कौन आपके मुल्क में इन्वेस्ट करेगा जब आप ये सिग्नलिंग करते हैं कि कभी भी कुछ भी किसी भी वजह से हम बंद कर देंगे, जवाबदेह भी नहीं है हम, और खोलेंगे भी नहीं। तो ये जो आप इस तरीके का करते हैं, जो आपका आइन और कानून भी इजाजत नहीं देता, लेकिन उसके बावजूद आप ये दिखा रहे हैं कि ना आइन की हैसियत है आपके सामने, ना कानून की है, आप जो मर्जी आए आप करेंगे। और दूसरा, आप अगर कहीं पे डिजिटल पाकिस्तान सैटेलाइट लॉन्च करने चले हैं, ये क्या कॉन्ट्रडिक्टरी किस्म की मैसेजिंग हो रही है। और देखिए, ये जो जवाब जमा कराए सिंध हाई कोर्ट के सामने, ये पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट में ये मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं। उन्होंने ये कहा कि वैसे तो ये अगर मौक़िफ़ इख्तियार ना भी करते तो ये हम सबको पता है, ये बड़ी पुरानी बात है जो हम सुनते आए हैं। कभी एक्स होता है, कभी कोई शख्स होता था, कभी कोई और नजरिया होता था कि ये मुल्की सलामती के लिए खतरा है। मतलब हमारे यहाँ तो सियासतदानों को ये कहकर बैन कर दिया गया कि मुल्की सलामती के लिए खतरा है। ये वो फेवरेट टर्म रही है। आपने बड़ा एक अच्छा पॉइंट निकाला कि आप क्या एक्सपेक्ट करें को कोई इन्वेस्टमेंट करे। ये जो हम IT एक्सपोर्ट की बात करते हैं, मतलब दुनिया इन चीजों को देखती है कि जाहिर है इंडिया में हमारा नेबर ही है ना, कि कितनी उसकी हमसे कई गुना बड़ी IT एक्सपोर्ट्स हैं और IT का हब है उसके कई शहरों में। वुड द वर्ल्ड बी कंसर्न्ड कि भाई पाकिस्तान में तो ये सब कुछ चल रहा है, हम इनसे क्या IT की एक्सपर्टीज लें? नहीं, देखें, बिल्कुल। और ये चीज डेटा प्रोटेक्शन बिल के हवाले से भी उठाई गई है कि आप जिस तरह की पॉलिसी मेकिंग और सिग्नलिंग करेंगे, इसके जरिए किसी भी इन्वेस्टमेंट को आपको अट्रैक्ट करने के लिए रेगुलेटरी सर्टेनिटी चाहिए होती है कि ये गारंटीज होंगी कि कभी इंटरनेट, कभी कोई प्लेटफॉर्म, कभी आपके कोई बंदा आके उठा लेना या आपको लीगली आके किसी चीज से वो करना, ओवरनाइट नोटिफिकेशंस निकाल देना। इस माहौल में कौन करेगा? वो क्यों रिस्क लेंगे? उनकी पूरी एक रिस्क असेसमेंट होती है, उनके कॉस्ट अटैच्ड होते हैं, वो क्यों ये चीज करेंगे? और आप मजीद ये कहे जा रहे हैं कि हम तो पाबंदी नहीं है, ना आइन के, ना कानून के, ना ताबे हैं कि कोर्ट्स हमें क्या कहते हैं। तो ये किस किस्म की सिग्नल है और किस तरह की रेगुलेटरी सर्टेनिटी? हमें हवाले दिए जाते और ममालिक में भी तो देखें अथॉरिटेरियनिज्म या और चीजें होती हैं, लेकिन वहां के आप मार्केट्स और डे टू डे गारंटीज देखें जो यही आपसे पूछना है। कुड यू परहैप्स गिव अस अ कंपैरिजन, बिकॉज ये थ्रेट टू नेशनल सिक्योरिटी है जो अम्ब्रेला टर्म है जिसके नीचे बहुत कुछ कर दिया जाता है, ये सिर्फ पूरी दुनिया को छोड़ के हमारे यहाँ ही क्यों मैटर करता है? मतलब एक्स है, एक प्लेटफॉर्म है, और भी दुनिया में सैकड़ों मुल्क हैं, वहां भी इश्यूज होते होंगे। उनको एक्स टाइप प्लेटफॉर्म से कोई उस तरह मसला नहीं होता, या फिर वो उसको टैकल करते हैं, जो मवाद उनको नहीं सही लग रहा होता वो उनको इंडिविजुअली टैकल करेंगे, नॉट टू शट डाउन द एंटायर, यू नो, एग्जैक्टली ब्लैंकेट बैन नहीं करेंगे। तो हम सीख नहीं सकते? कोई कंपैरिजन है हमारे पास जहां कहीं और भी ऐसा हुआ हो और उन्होंने मैनेज किया हो? देखिए, ब्लैंकेट बैन्स एक तो यहाँ पे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि ये कहते हैं कि हम वो जो स्पेसिफिक मवाद है या कोई पोस्ट है, ट्वीट है, लिंक है, चैनल है, वो इख्तियार नहीं है इनके पास हटाने के लिए, जो कि ये चाह रहे हैं। जो फायरवॉल पे भी कुछ बात की, और तो उसकी भी बात एक ड्यूबियस किस्म का है कि ये इख्तियारात क्या इनके पास आ सकते हैं या नहीं आ सकते टेक्नोलॉजी के जरिए। तो इनके पास रास्ता क्या रह जाता है कि कंपनी को लिखते हैं। अब कंपनी की इंडिया में हो गए, टर्की में हो गए और ममालिक में प्रेजेंस है, वो इनकॉर्पोरेटेड हैं। तो जब आप इनकॉर्पोरेटेड होते हैं तो आपके जो मुल्की कवानीन है वो मुख्तलिफ तरीकों से लागू होते हैं। हमारे यहाँ ये सूरत हाल नहीं है। अब इसमें ये भी तो जोड़े ना कि आप कभी इनके लिए एक दिहाई से ऊपर, ये यूट्यूब के टाइम से डिबेट चल रही है कि पूरी प्लेटफॉर्म ना बंद हो या स्पेसिफिक कंटेंट का क्या किया जा सकता है, कि कंपनीज कैसे यहाँ पे आए। आपको लगता है कि हम कुछ भी कानून में डाल देंगे, इनको ले और इस तरह बंद करेंगे प्लेटफॉर्म, तो फिर तो
कंपनीज बिल्कुल नहीं आएंगी, मतलब बिल्कुल नहीं आएंगी, तो फिर आप वाई वोट के आएंगे। इनको लगता है कि शायद प्रेशराइज कर लेंगे तो वो अपना ऑपरेशंस यहाँ शुरू कर दें, अपने दफ्तर खोल लें। फरीहा, व्हेन समबडी सेज, और अदालत में हुकूमत जवाब जमा कराती है कि भाई ये एक्स या ट्विटर जो है साबिका, ये माशरे नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट है या इससे खतरा हमें लाहक है, तो क्या हम अखज़ करें? क्या दहशतगर्द तंजीमें पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल कर रही हैं ये प्लेटफॉर्म? क्या उनके टेररिस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं? मतलब व्हाट शुड वी ट्राई टू इन्फर आउट ऑफ इट? किस तरह से हम इसको इंटरप्रेट करें, या फिर सिर्फ आवाज दबाने के लिए? आवाज दबाने के लिए तो बिल्कुल है। देखिए इसकी टाइमिंग देखें कि ये जो इलेक्शन के फौरन बाद से बंदिश शुरू हुई है और उस वक्त जो चीजें डाली जा रही थी, फॉर्म्स वगैरह, तो जाहिर है कि इसकी टाइमिंग भी तो एक सस्पेक्ट है ना, उसका भी एक कड़ी जाके मिलती है। और अब वो कभी इनका बयान होता है कि हमने किया ही नहीं है, फिर कहा कि अब नोटिफिकेशन आ गई है, फिर अदालतों ने प्रेस किया, तो इनकी स्टोरीज चेंज होती रहती हैं। आप ही के शो पे मेरे ख्याल से इंफॉर्मेशन मिनिस्टर ने ये कहा कि BLA के कंटेंट है। अभी कौन सा नया BLA का कंटेंट यहाँ पैदा हो गया? और ट्विटर एक पब्लिक फेसिंग प्लेटफॉर्म है, तो वहां पे जाहिर है कोई अंडरग्राउंड एक्टिविटी तो नहीं हो रही। जो बयानिया है, मौकफ है, वो सामने रखा जा रहा है, फिर आप उसको रिपोर्ट करते हैं। अभी हाल ही में लोगों के अकाउंट्स जो हैं, ट्वीट्स जो रिपोर्ट हुई हैं, वो उस बुनियाद पे हुई है कि वो बोल रहे हैं कि सवात वगैरह में टेररिज्म दोबारा से फैल रहा है। उनको उन्होंने PTA ने एज अनलॉफुल रिपोर्ट कर दिया है। तो आपको क्यों संजीदगी से कोई लेगा अगर PTA ये कहेगा कि आप अगर टेररिज्म की बात करते, जो आपके मुल्क के सलामती का एक्चुअली मसला है, जो आपके यहाँ पे सिटीजन्स की सलामती और सेफ्टी का मसला है, अगर सिटीजन्स उस पर बात करते हैं, आप कहते हैं ये तो अनलॉफुल है। अच्छा, आज के जमाने में ये सोचना होगा कि BLA का कंटेंट है एक्स पे, और अगर हम ब्लैंकेट बैन लगा देंगे एक्स पे तो BLA कंटेंट डालना बंद कर देगी, मतलब वो नहीं पहुंचेगा किसी तरह लोगों तक। और चीज यही बातें करने के लिए, लिटरली ये कहने के लिए कि एक्स हम बैन कर रहे हैं, ये शायद एक्स पे ही स्टेटमेंट देंगे, विच इज आयरॉनिक। तो ये थोड़ा सा समझा दे कि इन्होंने अपनी पॉलिसी स्टेटमेंट्स जब भी इन्होंने कोई बात करनी होती है, व्हाई डू दे यूज एक्स? ये कोई और प्लेटफॉर्म क्यों नहीं यूज करते? मतलब अगर इसको बंद ही करना है तो सारे यूनैनिमसली इसको ना यूज करें। पहले दिन से हुकूमत को फिर छोड़ देना चाहिए था कि आप एक्स को इस्तेमाल ही ना करें अगर नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, लेकिन वो तसल्जुल इस्तेमाल करें, अपना बयानिया ग्लोबली भी पहुंचाते हैं, लोकली भी पहुंचाते हैं। तो ये तजाद तो फिर मेरे ख्याल से कोर्ट्स को भी ये पूछना चाहिए कि ये कैसी नेशनल सिक्योरिटी का मसला है कि आप वही प्लेटफॉर्म इस्तेमाल करें जिससे आप कह रहे हैं कि आप मुतासर भी हो रहे हैं। और दूसरा पे VPN लगा के, देखिए बंद कर देंगे तो VPN लगा के तो खुद भी ये इस्तेमाल करें, बाकी भी तो हल क्या निकला? हमें ना ये खोज लगाना है कि क्या इनके फोन्स पे VPN के जरिए चलता है या इनको कोई मराहत दी गई है इस सिलसिले में? नहीं, VPN के थ्रू ही चलता होगा। शायद कोई एक्सक्लूसिव उन्होंने सेटिंग चेंज करा ली हो PTA से, भाई ये जो IPN है इस पे ट्विटर खुला रहेगा। क्या 20 लोगों के नाम दिए होंगे और वो दिया होगा? ये हो सकता है। I wouldn't put it past them. थैंक यू। साथ साथ काबीना मेंबरान की एक फहरिस्त जारी है, भाई इन पे जो है ना वो एक्स खुला रहेगा, और उसके बाद लड़ाई हो रही है कि मेरा भी नाम डलवाएं इसके अंदर, कि मेरा भी खुला होना चाहिए। इट्स अ जोक एट द एंड ऑफ द डे। फिर बात वहीं आ गई, जो इन्फ्लुएंशियल्स हैं दे विल फाइंड अ वे टू यूज इट एंड दे विल फाइंड अ वे कि उनकी आवाज जो है वो पहुंचे, उनकी स्टेटमेंट जो है वो पहुंचे, और बाकी अवाम बस बैठे रहे। मैं सोच रहा हूँ इसकी अगली स्टेज क्या होगी? पैसे चल रहे होंगे कि भाई हमारा VPN से पे नहीं चलना चाहिए, हमारा हटाओ। अभी तो डबल टिक होता है, ट्रिपल टिक्स हो जाएंगे जी, हम जरा ज्यादा ही हैं कि हमने और खरीदा है। जोक। अच्छा, खुद इसलिए नहीं बंद कर सकते क्योंकि जाहिर है दुनिया तक कैसे पहुंचाएंगे जो मौके पहुंचाना चाहते हैं, और दुनिया भी कहेगी कि क्या चल रहा है, 25 करोड़ आबादी वाला मुल्क है और उसका अच्छा आगे जरा लेजेंड लीग का भी हम वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स में जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को 9 विकेटों से शिकस्त दी। ये बात कोई बताने वाली थी? 211 रन का हदफ जनूबी अफ्रीका चैंपियंस ने बासानी 19वें ओवर में हासिल कर लिया। पाकिस्तान पहले ही सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर चुका है। सिल्वर लाइनिंग इज दिस। हाँ, सिल्वर लाइनिंग तो ये है, लेकिन आपको पता है कि हम अनडिफीटेड चल रहे थे। अभी इससे पहले ये 5वां मैच था, इससे पहले 4 मैच। कहीं ना बीच में ब्रेक आनी चाहिए वरना नजर लग जाती है। लगता है आप ही की बात सुनिए। मंगल को दूसरे मैच में वेस्ट इंडीज चैंपियंस ने इंग्लिश, कभी ये चैंपियंस हो जाते हैं, कभी ये लेजेंड्स हो जाते हैं। लेजेंड्स हैं कि चैंपियंस है? ये लेजेंड
लेजेंड चैंपियन 5 विकेटों से उन्हें हराया। सो जियो सुपर आपको पता ही है सारे मुकाबले बराह रास्त नशर कर रहा है। सो हमारे जो वैसे पता है कल मैंने हमारे अब्बास है ना, जो अब्बू हैं घर में, उनके लिए बेहतरीन टाइम पास ही शुरू हुआ है। दे आर लविंग इट। But by the way, not just also Abbas, but you know, I was मैं अपने काफी एक्साइटमेंट देख रहा था towards this match. It's another level. वो जब अपनी टीम का हमारा नेशनल टीम का exactly हमारी अपनी नेशनल टीम का जो हाल है ना, वो नहीं होती तो हमें इनको देख के जो अभी लेजेंड्स में जरा खुशी हो जाती है। They are playing well, they are doing well. But there's no pressure in this tournament. कराची के मौसम के बारे में बात करेंगे। महकमा मौसमियात वालों की पेशगोई है दुरुस्त साबित हुई है और हाँ जी, और हुमा इज रियली हैप्पी बिकॉज इनके यहाँ भी बारिश हुई है। अदरवाइज इनके यहाँ भी बारिश हुई है, अदरवाइज बाकी पूरे शहर में बारिश हो जाती थी, इनके यहाँ नहीं होती थी। एंड देन यू नो इट डजंट मीन मच अगर हमारे यहाँ की बारिश ना हो रही हो तो पूरे शहर में हो, हमें क्या लेना देना उससे। जस्ट किडिंग। मतलब अभी भी बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बस चंद बूंदे ही मैं भी उन्हीं में से हूँ, गिरी है, थोड़ी सी बारिश हुई थी। लेकिन मेरे बच्चे जो है ना अभी मतलब उनकी एक्साइटमेंट आई कुड सी ऑन देयर फेसेस कि वो इतने एक्साइटेड है, बारिश होने वाली है, बाबा इट्स अबाउट टू रेन। और आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार बारिश तो नहीं हुई वैसे, क्योंकि बाबा इट इज अबाउट टू रेन ये हर बच्चे का पिछले एक हफ्ते से चल रहा था, बिकॉज़ इट डिड सीम लाइक इट वाज अबाउट टू रेन। बट पता है क्या, छतरियां भी ली नहीं है हाथों में कि अब बारिश होगी तो हम छतरी में, अम्ब्रेला तो जाहिर है वो एक्सपीरियंस करना है ना जिंदगी में। सो नहीं, वो छतरी तक नहीं नौबत आई। नहीं इतनी तो थी नहीं, मतलब उससे तो बेहतर था आपको ऊपर खड़े होके ना एक बोतल पानी की खोल देते तो बच्चे ही खुश हो जाते। अच्छा, बट हुआ उससे ये कि जो हवाएं हैं जो रुकी हुई थी बिल्कुल वो जरा चल पड़ी और मौसम थोड़ा सा हिल स्टेशन टाइप मौसम लगने लगा, लेकिन नॉट फॉर टू लॉन्ग। उसके बाद आपको पता है कि वो ह्यूमिड और वो सारी सिचुएशन वापस आ गई। देयर वर सम टाउन्स दो जहां काफी बारिश हुई। सुरजानी में 58 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। आई वाज ट्रैवलिंग ऑन लियारी एक्सप्रेसवे यस्टरडे एंड वहां पे ठीक ठाक बारिश हो रही थी। सो बारिश के बायस मंगल को कराची में कई परवाजें मनसूख भी हुई। बाय द वे आप ये सोच रहे हैं उस तरफ बारिश होती है। 18 परवाजें ताखीर का शिकार हुई। बारिश से शहर भर में ट्रैफिक का निज़ाम भी दरहम बरहम हुआ। अहम और मरकजी शाहराहों पर बारिश का पानी जमा होने से शहरियों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। और कल शहर में मामूल की बारिश के बाद जो सूरत हाल पैदा हुई वो भी जरा देख लीजिए, तो बताया। ओके, लेकिन इंतजामिया को फिक्रमंद कर दिया उसने, होना चाहिए, क्योंकि एनडीएमए ने एक बार फिर मानसून बारिशों के बायस अर्बन फ्लडिंग की वार्निंग जारी की है। और खास तौर पे बिकॉज हमें बार बार मीटियोलॉजिस्ट और सारे यही बता रहे हैं कि इस साल ज्यादा बारिश होनी है, मामूल से ज्यादा। तो तैयारी तो उसी की पकड़ी हुई है ना कि होगी ज्यादा, तो अभी भी लगता है ज्यादा होगी। इन एनी केस चूंकि हमारी थोड़ी बहुत बारिश होगी तो हमने 5 मिनट उसमें निकाल दिए, लेकिन आपको ये बताएं कि लाहौर और रावलपिंडी में भी कोई मूसलाधार बारिश हुई है, कोई ठीक ठाक तेज किस्म की सीरियस बारिश जिसको कहते हैं, वो ये शेखुपुरा सियालकोट सरगोदा मतलब एवरीवेयर एक्चुअली। तो ये मौसम जो है फाइनली हमें लगता है ये है जी बारिश वाला आ ही गया है। मनाजिर जहां पर जबरदस्त मूसलाधार बारिश हो रही है। पिंडी दिखा रहे हैं हम आपको, तो मतलब ये तो सीरियस बारिश है अब्दुल्ला, हम तो मजाक ही कर रहे हैं लगता है अपना। अच्छा जी, इस पे हम बात करेंगे। जहरा हसन हमारे साथ मौजूद हैं, लीड ज्योग्राफिक इंफॉर्मेशन सिस्टम ये लीड करती हैं, एनडीएमए से इनका ताल्लुक है। और जहरा साहिबा, सबसे पहले तो ये बता दें जो एक वार्निंग दी जा रही है कि इस साल बहुत ज़्यादा बारिशें होंगी एज कम्पेयर टू, ऑल्दो हम पिछले काफ़ी सालों से देख रहे हैं कि ये ज़रा सिस्टम जो है ये बढ़ता ही चला जा रहा है, तो हमें नज़र नहीं आ रहा इस वक्त ऐसे होते हुए, बट इट्स राइट, ये फोरकास्ट अगर हो रही है तो ये सही है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिल्कुल, जो एनडीएमए एनईओसी ने जो प्रेडिक्शन की है जिसमें हम लोग बता रहे हैं कि इस साल 40 से 50% ज़ायद बारिशों का इम्कान है, और इसमें डिफरेंट साइक्लिक फिनोमेनास इन्वॉल्व हैं। और जैसे कि क्लाइमेट चेंज एक बड़ा ही एराटिक बिहेवियर होता है, तो ये कंटिन्यूसली चेंज भी होता रहता है। लेकिन अभी हमारे पास हवा में कम दबाव की वजह से मानसून का सिलसिला स्ट्रॉन्ग हो जाता है, और अभी आप मुल्क भर में जो है वो बारिशों का सिलसिला भी देख रहे हैं। और जनूबी सिंध से ये सिलसिला जो है वो हमने देखा एंटर हुआ था, और अभी भी गुज़श्ता दिनों में सिंध में बारिशें जो हैं वो हैवी रेनफॉल जो है वो हमने रिकॉर्ड की है, जो कि 100 मिलीमीटर तक जो है बारिशें रिकॉर्ड की। पिछले सालों का अगर
अगर कंपैरिजन करें इस साल की बारिशों से, अब तक जो हो गई वो तो हो गई, लेकिन प्रिडिक्शन क्या है? क्या पिछले साल की निस्बत ज्यादा बारिश होगी, उतनी ही होगी, एवरेज रेन होगी या कम होगी? जी, इस साल जिस तरह कि मैंने अभी भी फरमाया है कि इस साल हम लोग 40 से 50% जायद जो हैं बारिशें एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो कि अबव एवरेज रेनफॉल जिसको हम कहते हैं मेट्रोलॉजी की लैंग्वेज में। और इसमें खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद जम्मू कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और जो सेंट्रल पंजाब और सदरन सिंध जो है वो इसकी जद में हम देख रहे हैं कि वहाँ पे ये सिलसिला ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा। तो फिर दरियाओं में तुग़यानी और सैलाब, उसके लिए भी तैयार रहें। अर्बन फ्लडिंग एक और फिनोमेना है, फिर वो जो रूरल इलाके तबाह होते हैं, पूरे पूरे गांव डूब जाते हैं। क्या ये कनेक्टेड है खित्ते में जो सिस्टम बना हुआ है? क्योंकि हम मुंबई में, दिल्ली में, अगर इंडिया की साइड पे भी देखें तो काफी एक्सट्रीम बारिशें उधर भी हो रही हैं, तो ये पूरा एक सिस्टम है। और एक्सट्रीम गर्मी इससे पहले, हाँ वो भी है, तो ये पूरा रीजन को लपेट में लेगा। जी बिल्कुल, जिस तरह के मानसून का सिलसिला जो है वो एक मशरकी से हिस्सा है, तो बिल्कुल ये इंडियन कैचमेंट जो है पाकिस्तान में जो है दरियाओं की अगर बात की जाए तो उस पर भी हमारी खास तौर पे नजर है। और मैं आपके प्रोग्राम की तवज्जो से बताना चाहूंगी कि एनडीएमए जो है वो सिर्फ वेदर एनॉमलीज या वेदर प्रेडिक्शन की बात नहीं करता, क्योंकि इसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो हैजर्ड से है, किसी कुदरती आफत से है। हम उस पर बात करते हैं, उसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं और अल्टीमेटली जो हमारा मेन मैंडेट है, इट्स अ लाइफ सेविंग ऑर्गेनाइजेशन, हम इम्पैक्ट की बात करते हैं। इम्पैक्ट कैलकुलेशन भी जो है उस पर भी एनडीएमए जो है इस साल के आगाज में जो है वो कंप्लीट प्रेडिक्शन के साथ साथ इस पे भी हमने जो है इम्पैक्ट कैलकुलेशन की सूरत में। तो ज़हरा साहबा, दैट वुड मीन दैट यू हैव योर हैंड्स फुल, क्योंकि हम पिछले कुछ साल से जो सिस्टम्स को एक्सट्रीम की तरफ जाते हुए देख रहे हैं, उसके लिए प्रेपरेशन मतलब हम कह नहीं सकते कि इट कॉट अस बाय सरप्राइज। अब तो हमें फुली प्रिपेयर्ड होना चाहिए। आर वी? बिल्कुल बिल्कुल, वी आर प्रिपेयर्ड अल्हम्दुलिल्लाह। वी हैव कंडक्टेड मल्टीपल सिमुलेशन एक्सरसाइज एट द हेडक्वार्टर ऑफ फाइनेंशियल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर फॉर दिस पर्पस। उसके लिए हमने जितने भी मुतल्लिका अदारे हैं, जिसमें पीडीएमए, जिसमें पीएमडी, एनएचए और जितने भी कंसर्न्ड अदारे हैं, उनको हमने इन्वाइट किया था। हमने ये प्रेडिक्शन उनके साथ शेयर की थी, डिफरेंट सिनेरियोज की सूरत में हमने उनकी रिस्पॉन्स प्रिपेयर्डनेस करवाई थी। एंड वी हैव ऑलरेडी डन द कंप्लीट स्टॉक टेकिंग ऑफ द एंटायर कंट्री अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये बताइएगा कि अक्सर सवाल करते हैं लोग, हम भी कभी कभी मजाक भी कर लेते हैं कि भाई, या लोग करते हैं कि भाई महकमा मौसमियात कह रहा है तो शायद कमी हो, अगर वो कह रहा है बारिश होगी तो फिर कमी बारिश होगी। हमारी जो प्रेडिक्शन है वो कितनी एक्यूरेट होती है? हम कितने टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड हैं? हमारी ये पेश गोइयाँ क्या दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक में जो वेदर प्रेडिक्शंस होती हैं उसी तरह से होती हैं, या फिर अभी हमारा सिस्टम पुराना है? इसके जवाब में मैं पहले आपको एनडीएमए की 2 सक्सेस स्टोरीज बताना चाहूंगी। पिछले साल जब नेशनल इमरजेंसी ऑपरेशन सेंटर जो है वो बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे था, हमने बाइफर जो एक साइक्लोन था उसकी प्रेडिक्शन की। जब हमारे पास लो प्रेशर अरेबियन सी में डेवलप हो गया था, कंप्लीट हमने उसकी ट्रेजेक्टरी मॉनिटर की एंड वी वर एबल टू एवैक्यूएट अराउंड 80,000 ऑफ पीपल अराउंड द बेल्ट ऑफ द अरेबियन सी एंड द कोस्टल लाइन ऑफ द पाकिस्तान। दैट वाज वन ऑफ द सक्सेस स्टोरी। इसके अलावा पिछले साल सुतलज में भी अगर आपको याद हो, इसी तरह जो है वो फ्लड इनडेशन हुई थी, उसमें भी इन्हीं टेक्नोलॉजी, इन्हीं टूल्स की मदद से हमने कोई 4 लाख के करीब लोगों को एवैक्यूएट कराया था विद द हेल्प एंड असिस्टेंस ऑफ द कंसर्न डिपार्टमेंट। और इस साल भी अगर आप हीट वेव की अगर बात करें तो उसमें भी हमने कंप्लीट प्रेडिक्शन की थी, पेशन गोई की थी कि हीट वेव जिन जिन मकामात पे आएगी उसका क्या इम्पैक्ट होगा। हमने वो इंफॉर्मेशन भी जो है वो मार्च के महीने में जो है वो शेयर कर दी थी एंड दैट हैज बिकम अनदर सक्सेस स्टोरी। फ्यूचर के आपको कुछ सजेशंस भी होती हैं क्या? फ्यूचर की और ऑब्वियसली एक प्रेपरेशन है, ज़हरा साहबा आप बता रही हैं, स्टॉक टेकिंग भी हो गई, हम पास्ट एक्सपीरियंसेस को भी देख लें। क्या हमने अपनी कैपेसिटी बढ़ाई है? क्योंकि अब तो हमें पता है कि सैलाब भी चल, फॉर इंस्टेंस अगर आ जाए, इवैक्यूएशन होनी होती है, एक मास लेवल पे लोग डिस्प्लेस हो जाते हैं, तो उसके लिए कैपेसिटी बिल्डिंग भी हुई है कि वी आर अगेन नॉट कॉट ऑफ गार्ड, वी नीड टू बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। आने वाले सालों में तो गर्मी भी और बढ़ेगी और बारिशें भी ज्यादा होंगी। जी, जिस तरह मैंने आपको बताया कि कैपेसिटी बिल्डिंग के हवाले से बात की जाए तो बिल्कुल हमने वो तमाम लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज, वो तमाम लेटेस्ट टूल्स अपनाए हैं जिनकी मदद, जो दुनिया जिन पे काम कर रही है और जिनकी मदद से जो है वो प्रेडिक्शन कर रहे हैं, प्रोजेक्शन कर रहे हैं, ना सिर्फ हैजर्ड की
बल्कि इम्पैक्ट और वेदर एनॉमलीज को भी देख रहे हैं। जी बिल्कुल, हमारी कैपेसिटी जो है वो प्रोविंसेस के हिसाब से भी देखी जाए तो एनडीएमए ने यहाँ पर एक और अदारे का इफ्तिताह किया जिसका प्रोविंशियल कोऑर्डिनेशन फोरम डेवलप किया है, जिसका मकसद ये है कि हम तमाम मुतल्लिका पीडीएमएस के साथ लगातार राब्ते में रहें ताकि हम सारे एक पेज पे हों और किसी भी हंगामी सूरत हाल से हम निपट सकें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर स्पीकिंग विद अस ज़रा हसन साहिबा रिप्रेजेंटिंग एनडीएमए। कह तो रही हैं कि टोटली प्रिपेयर्ड है फॉर एनी इवेंचुअलिटी बिकॉज ऑब्वियसली एक प्रेडिक्शन है एक। अच्छा जी, उनीबा ज़मीशा अभी हमें ज्वाइन कर रही हैं फ्रॉम कराची, और कराची में कल की बारिश के बाद क्या सूरत हाल है मुख्तलिफ इलाकों में और आज की क्या प्रेडिक्शन है, ये उनीबा ही बता रही है। ओके, ओवर टू यू उनीबा। कराची के 70 से 80% इलाकों में मानसून की अच्छी बारिश देखी गई। सबसे ज्यादा बारिश उरजानी टाउन में 59 मिलीमीटर के करीब हुई और सबसे कम बारिश डीएचए फेज 2 में 0.2 मिलीमीटर के करीब हुई। यानी कुछ इलाकों में तो बहुत अच्छी बारिश देखी गई और खासकर जो समंदर के करीबी इलाके हैं वो बारिश से महरूम रहे। आज भी सुबह का आगाज हम उम्मीद कर रहे थे कि अच्छा होगा, अच्छे मौसम से होगा, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। हब्स की कैफियत बरकरार है और अब भी अगर हम हीट इंडेक्स की बात करें वो 40 डिग्री सेंटीग्रेड से तजावुज कर रहा है क्योंकि समुद्री हवाएं बहाल नहीं हो सकी हैं। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सबब बनने वाला हवा का कम दबाव मजीद मगरिब की जानिब बढ़ा है, यानी ओमान की जानिब बढ़ रहा है। तो ये हब्स आज बरकरार रहेगा, लेकिन शाम में उम्मीद है कि समुद्री हवाएं बहाल होना शुरू हो जाएंगी। और आज भी इम्कान है कि कराची के चंद मकामात पर कहीं कहीं बूंदाबांदी या हल्की बारिश हो जाए। अगर हीटिंग बहुत ज़्यादा होती है तो जो मकामी सतह पर बादल बनते हैं वो भी शायद बन सकते हैं, लेकिन ये भी हो सकता है कि ये बादल बरस जाए और ये भी हो सकता है कि बादल बनने के बाद दोबारा ख़त्म हो जाए और बारिश का सबब नहीं बने, लेकिन आज कुछ ज़्यादा उम्मीद नहीं है। तो आज कोई खास बारिश की उम्मीद नहीं है, तवक्को नहीं है या पेश कोई नहीं है। और जो साहिल के करीब रहते हैं ना, बस देख के एंजॉय करें आप पानी को, बारिश नहीं होने वाली। शिफ्ट हो जाए आप कहीं और। बिल्कुल ऐसा ही करते हैं, शहर से ही शिफ्ट होना पड़ेगा। अच्छा, इमेजिन कि आप को कभी जिंदगी में कोई ट्रैफिक वायलेशन, कोई फाइन कभी मिला ही ना हो। कभी तो ओवर स्पीडिंग, कभी कोई रेड लाइट, कुछ ना कुछ तो कभी इंसान ने कभी सीट बेल्ट ना पहनी हो, मतलब कुछ ना कुछ तो होता है ना। बट एक शख्स ऐसा है जिसने 40 साल से ड्राइव कर रहा है और उसको कभी कोई टिकट नहीं मिला और इसका फिर उसे सिला भी मिला ना। गुज़श्ता 4 दहाइयों से मुकीम है पाकिस्तानी, फरमान हैदर इनका नाम है। इनको अमाराती हुकूमत ने एक अनमोल इनाम दिया है और वो इनाम ये है कि पूरे मुल्क में मुफ्त पार्किंग करने का इन्हें पास मिल गया है। ये बहुत बड़ा इनाम है क्योंकि ये लिटरली एक दिन में आप कहीं हाईवे क्रॉस कर लें, कहीं पार्किंग कर लें तो काफी 100 दिरहम भी लग घंटों के हिसाब हैं। से चार्ज होता है। और साथ में हुमा फिर रोड टैक्स भी, जो टोल टैक्स होता है ना, वो भी उन्हें माफ कर दिया है। अब फरमान साहब ने ऐसा क्या कमाल किया, ये हुमा ने कुछ आपको बताया, बाकी हमें बताएंगे सिप्ते आरिफ। मुत्तहिदा अरब अमारात की रियासत अबुधाबी में बसे पाकिस्तानी फरमान हैदर को मुनफरिद एजाज और इनाम मिला है इमाराती हुकूमत की जानिब से। जहाँ भी पार्किंग करना चाहें करें, बल्कि मुफ्त पार्क करें, रोड टैक्स भी माफ। वजह बताई फरमान हैदर ने। उन्होंने जब मेरे कुछ खिदमात देखी, एक्टिविटी देखी कि आप क्या करते हो अबुधाबी में, तो उन्हें पता है कि मैं लोगों की हेल्प करता हूँ। सोशल है, किसी को ब्लड देना है, किसी के वीज़ा का प्रॉब्लम है, कोई टेंशन में है, कोई बीमार है, कोई हॉस्पिटल में है, किसी किस्म की जो भी होता है हम उनकी हेल्प करते हैं। यही इंसानी खिदमत और ट्रैफिक की पासदारी ने लाइफ टाइम पार्किंग फ्री कर दी फरमान हैदर के लिए। एक नहीं बल्कि दो गाड़ियों की। पूछा कितनी गाड़ी है, हमने कहा मैं 2 गाड़ी है। तो एक मेरी गाड़ी है, मेरी बेटी मजिया की गाड़ी है, तो दोनों गाड़ी की पार्किंग उन्होंने फ्री कर दिया लाइफ टाइम, ऑल एमिरेट्स। पार्किंग और रोड टैक्स तो माफ हुआ, मगर अब भी ट्रैफिक सिग्नल तोड़ नहीं सकते। नहीं, मैं बिल्कुल तोड़ सकता हूँ। यही वजह है कि यहाँ का कानून में यहाँ क्यों रुका, इसी वजह से कानून यहाँ का अच्छा है। अनमोल अवार्ड मिलने पर घर वाले भी खुश हैं। मुत्तहिदा अरब अमारात में चंद साल पहले फरमान हैदर को गोल्डन वीजा यानी मुस्तकिल रिहायशी वीजा भी दिया गया था। सिप्ते आरिफ, जियो न्यूज, अबुधाबी। That's such a cute family. बहुत जबरदस्त बात है, लेकिन मेरा ख्याल है लॉटरी तो लगी है इनकी बेटी मदीहा की। क्योंकि मदीहा की गाड़ी को भी मुफ्त कर दिया है इन्होंने। तो इतनी मेहनत की 40 साल, चले ठीक है, अच्छी बात है, बेटी है। बहुत जबरदस्त बात है। देखिए इसमें एक तो ऑब्वियसली रिवॉर्ड आपको मिला, बड़ी अच्छी बात है। गुब्बारे भी लगाए हैं, उसकी मदीहा की तैयारी का भी बनता है, लेकिन इन्होंने बड़ा सोशल वर्क भी किया है और ये दिस इज एन इंडिकेशन ऑफ बीइंग अ रिस्पांसिबल पर्सन, रिस्पांसिबल सिटीजन, रिस्पांसिबल पर्सन कि आपको कभी आप इतने केयरफुल हैं, इतना हर चीज इतने डिसिप्लिन तरीके से करते हैं कि आपको कभी कोई टिकट मिला ही नहीं। मतलब ये बड़ी
अनयूजुअल सी बात है ना, कभी कभार तो आपकी गलती भी नहीं होती तो आपको टिकट मिल जाता है, और लेकिन अच्छा रिवॉर्ड मिला। बेदहानी में एट टाइम्स आपकी इंटेंट नहीं होती गलती करने की, लेकिन बेदहानी में आप इनके साथ वो भी नहीं हुआ ना, यही तो मैं बता रही हूँ। हैप्पी फॉर यू मदिया। अच्छा, अब बात करते हैं हम जरा क्रिकेट की, और आपको बताएं कि T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की बदतरीन परफॉर्मेंस के बाद PCB ने मेजर सर्जरी का आगाज कर दिया है। वहाब रियाज और अब्दुल रज़ाक को सिलेक्शन कमेटी से अलग कर दिया है। अब हम दोबारा बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ये तो हमने वो हेडलाइन बताई थी ना, अब हम डिटेल में करेंगे। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं। तस्दीक हो गई है इसलिए हम भी तस्दीक कर रहे हैं। पहले हम जराए से खबर दे रहे थे आपको, PCB ने इस हवाले से कंफर्मेशन कर दी है कि अब्दुल रज़ाक और वहाब रियाज अलग हो गए हैं और विमेन सिलेक्शन टीम कमेटी में खिदमत जो है वो उनकी जरूरत नहीं होगी। दूसरी तरफ आपको ये भी बताएं कि पाकिस्तान क्रिकेट के मामलात को दुरुस्त करने के लिए चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी काफी ऑब्वियसली सरगर्म भी हैं, और पीर को उन्होंने साबिक क्रिकेटर से सलाह मशवरा किया और मुख्तलिफ तजावीज़ पे हैं, उन पे भी तबादला ख्याल हुआ। कल उन्होंने हेड कोचेस गैरी क्रिस्टन और जेसन गिलेस्पी और असिस्टेंट कोच अजहर महमूद से मुलाकात की। टीम में मुस्बत तब्दीलियों के लिए कुछ तजावीज़ और प्लान भी ज़ेरे बहस आए। खास तौर पर यह तय पाया है कि टीम में वही आएगा जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा। गैर मुल्की कोचेस ने टीम की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के प्लान से आगाह किया। बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग के शोबों में बेहतरी के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। चेयरमैन PCB ने कोचेस पर अपने मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हुए वाजे कर दिया कि कोचेस को फ्री हैंड दिया जाएगा। माजी में हमने देखा है कि क्रिकेट की बेहतरी के लिए ऐलानात तो बहुत होते थे, मुख्तलिफ प्लान भी बनते हैं, मगर अमली इक़दामात कमी होते हैं। अब हर तरह की मुशावरत कर ली है, अब जो चीज़ें तय पाई हैं लेट्स सी उन पे अमल होता है कि नहीं होता। फिर अंडर 16, अंडर 19 टीम्स के इंटरनेशनल टूर ज़्यादा से ज़्यादा कराने पे भी बात हुई थी, स्ट्रक्चर की तब्दीली या बेहतरी पे भी बात हुई थी। ये बातें भी इसलिए हो रही हैं ताकि ये एंड में सिर्फ बातें ही ना रह जाएं और एक्चुअली चेंजेस जो हैं, पॉजिटिव चेंजेस जो हैं वो जरूर टीम के तगड़ी टीमों के साथ मैचेस कराने पे भी बात हुई थी, जैसे कि इंग्लैंड है, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है। सो ये सारी बातें डिस्कस होती रही हैं जो सजेशंस का दौर चलता रहा है ना, उसके दौरान। एब्सोल्युटली। राशिद लतीफ साहब हमारे साथ है, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहेंगे कि इतनी बुरी परफॉर्मेंसेस इन रीसेंट टाइम्स हम देख रहे हैं, वर्ल्ड कप तो एक है ही है, उसके बाद चेयरमैन PCB ने मेजर सर्जरी का ऐलान किया और अब वो साबिक क्रिकेटर से मशवरे भी कर रहे हैं, तो आपके ख्याल में ये मुशावरत वाला आइडिया अच्छा है? मेजर सर्जरी जो उन्होंने कहा थी कि ये सिलेक्टर्स के जो दो नाम हैं इनको फारग कर दिया जाए, या कुछ और भी होने वाला है? पहले तो दोनों का बहुत शुक्रिया जियो का कि मधु के हम देश में सबसे बड़े प्रोग्राम में और मौका दिया है कि पाकिस्तान क्रिकेट पे बात कर। टॉपिक हर जगह सेम चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट तो, और ये पहला नहीं है, पहली दफा नहीं हो रहा ना, ये हम बचपन से देख रहे हैं। जब हम खेलना स्टार्ट किया था उसके बाद 30 साल का अर्सा हो गया कि हम पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक रहे हैं और हैं अभी तक। तरीका गलत है क्योंकि ये वो बोर्ड या ऑर्गेनाइजेशन करती है जो वीक होती है, जिनके पास जो अपने एम्प्लॉयज होते हैं वो भरोसेमंद नहीं होते, वो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट्स होते हैं, जिसकी वजह से आप बाहर देखते हो कि क्रिकेटर्स को बुला लेंगे, हम थोड़ा सा लीपा पोती करके इसको हम आगे लेके चलेंगे। ऑथेंटिक बोर्ड होते हैं लाइक मैं इंडिया को जरूर नाम दूंगा, साउथ अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया है, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड है, ये वो बोर्ड है जिनका स्ट्रक्चर 150 साल से चेंज नहीं हुआ। तो वो क्यों नहीं चेंज करते? रणजी ट्रॉफी हो जाए या इंग्लिश लीग हो जाए या शेफील्ड शील्ड ऑस्ट्रेलिया हो जाए या साउथ अफ्रीकन लीग हो जाए या फर्स्ट क्लास, उनको पता है कि चेंज करने से खराबी होगी। मैं डोमेस्टिक पे थोड़ा सा इसलिए बात कर रहा हूँ, ये ज्यादातर टॉपिक यही है आजकल। तो डोमेस्टिक चेंज करने की जरूरत क्यों आती है? क्योंकि हर एक साल में हमारा चेयरमैन चेंज होता है, पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट होता है, फिर उसी के साथ हमारा चीफ सेक्रेटरी चेंज होता है, उसी के साथ हमारा कैप्टन चेंज होता है। जब घर के सरबराह रोजाना चेंज होंगे तो बोर्ड नहीं चला करते। इनको अपना सबसे पहले लोगों को ना बुलाए, सबसे पहले अपना PCB का दस्तूर, आइन या कॉन्स्टिट्यूशन क्रिकेट का होता है वो चेंज करना पड़ेगा, वो ऑथेंटिक करना पड़ेगा, वो नेक्स्ट 30 ईयर्स के लिए करना पड़ेगा। जैसे भारत ने किया, तमिलनाडु का लिया, उनका कॉन्स्टिट्यूशन लेके
उन्होंने अपने क्रिकेट को बेहतर किया। और हर क्या बुनियादी तब्दीलियां हैं राशिद भाई जो कि हमारे क्रिकेट बोर्ड के आईन में होनी चाहिए? मतलब व्हेन वी टॉक अबाउट सम चेंजेस, जो कैप्टनसी, सबसे पहले जो कैप्टनसी है ना, वो चेयरमैन के हाथ में नहीं होनी चाहिए। चेयरमैन नया आता है, कल वो आए, मैं उनका क्लोज हूँ, मैं उनके कान में बोलूंगा बाबर आजम अच्छा कैप्टन नहीं है, शाहीन अफरीदी अच्छा कैप्टन है, तो वो इम्प्लीमेंट हो जाता है। और आपने देखा 2 दफा। तो अब देखिए अभी भी आईनी तौर पर तो चेयरमैन के हाथ में कैप्टनसी नहीं है। वो तो कहते हैं जी है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है। जिसने भी पता है गलत पता है। मैं तो आपको किचन की कॉफी भी भेज दूंगा। तो चेयरमैन का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो कैप्टन को तब्दील कर सकता है? जी उनका है, और सिलेक्शन कमेटी का भी इख्तियार उनका है, CFO का भी इख्तियार उनका है। तो आपकी क्रिकेटिंग जो लिंक्स बनते हैं, जो नीचे की तरफ जाते हैं, वो तो चेयरमैन के हाथ में। आपकी एग्जीक्यूटिव काउंसिल होती है, वो तगड़ी होनी चाहिए। ये तो बड़ा आपने अहम पॉइंट उठाया। हालांकि अभी यही कहा जा रहा था कि भाई कैप्टन को हटाना है नहीं हटाना, या पहले जो हटाया था ये फैसला तो सिलेक्शन कमेटी करेगी, लेकिन ये अगर इस तरह आईन में इख्तियार दिया गया है तो बड़ा इन्फ्लुएंस किया जा सकता है। ये कमेटी अपने आइडियाज प्रपोज करती होगी ना, जिसके ऊपर अमल होता होगा। इन्वॉल्वमेंट तो राशिद भाई सारों की होती होगी कि कैप्टन कौन सा आएगा, कौन सा तब्दील होगा। इसमें वोटिंग पावर होती है ना, जैसे 9 लोग हैं बोर्ड के मेंबर्स हैं या एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, इस तरह दुनिया में होता है। तो उसमें आप देखेंगे अगर मेरा वोट बाबर की तरफ नहीं है और मैं वेटो रखता हूँ तो मैं दूसरी तरफ जा सकता हूँ। यहाँ पे ऐसा नहीं है, आपको 2 दिन पहले पता चल जाता है कि कौन कैप्टन आने वाला है। तो बगैर चेयरमैन के हो नहीं सकता पाकिस्तान में। ये अभी की बात नहीं कर रहा मैं, नकवी साहब की बात नहीं कर रहा। इससे पहले सेठी साहब थे, जका साहब थे, महसान मानी साहब थे, रमीज राजा साहब थे, शहरियार साहब थे, उससे पहले अच्छा हमने डोमेस्टिक स्ट्रक्चर पे भी आना है। हमारे आपको पता है डिपार्टमेंट होते थे, फिर वो 5 टीमें आई, फिर डिपार्टमेंट बहाल हुए, पता नहीं बहाल हैं कि नहीं है वो। आधे बाकी खेलों में तो कुछ बताते हैं अब तक बहाल नहीं हो सके। सो उस पे आपकी क्या राय है? वो तब्दील करना सिस्टम गलती थी या उसको वापस से तब्दील करना गलती है? 19 का जो कॉन्स्टिट्यूशन आ गया था PCP का, वो बेहतर हो गया था। इसमें अगर देखेंगे 16 रीजन है इस कॉन्स्टिट्यूशन में। 14 वाले में जो दोबारा किया गया है, रिवाइज किया गया है, उसमें 16 रीजन है। 16 में से 8 रीजन खेलते हैं, बाकी वोटिंग रीजन वाले रखे हैं इन्होंने। आपके गवर्निंग बोर्ड में 3 रीजन ऐसे हैं जो कि फर्स्ट क्लास खेलते ही नहीं है, वो सिर्फ साइनिंग अथॉरिटी है। बोर्ड मीटिंग होती है, साइन करते हैं, बड़े 17 से 18 अरब को साइन करके जाते हैं, जिनका क्रिकेट से कोई ताल्लुक नहीं, चाहे वो डिपार्टमेंट का गवर्निंग बोर्ड में हो, चाहे वो रीजन का गवर्निंग बोर्ड हो। ये सबसे बड़ा अलमिया इस मुल्क का कि जो क्रिकेट को जानते नहीं वो पाकिस्तान की क्रिकेट को चला रहे हैं। पूरे गवर्निंग बोर्ड में एक क्रिकेटर भी आपको नजर नहीं आएगा, जिसमें 12 लोग होंगे। एक चीफ मिनिस्टर पंजाब भी मौजूद है, उनका कोई काम नहीं है वहाँ पे एक कैबिनेट सेक्रेटरी भी वहाँ पे एक मौजूद है, उनका वो काम नहीं है। वो अपना काम कर रहे हैं, क्रिकेटर्स को और क्रिकेट अथॉरिटीज को अपना काम कर रहे थे। ये बातें करते हैं बड़ी तल्ख है, लेकिन ये हकीकत है जिसकी वजह से पाकिस्तान क्रिकेट आज इस बस्ती पे जा चुकी है। नहीं बड़ी अहम बात है। ये बताएं कि ऑब्वियसली आप बताते भी रहे हैं कि सिस्टम में खराबी है, इस पे हम बात भी कर रहे हैं और आपके पास इसे ठीक करने के सजेशंस भी हैं, प्लान भी है। सवाल ये है कि क्या बोर्ड में कोई पोजीशन मिले तो इस पर अमल दरामद आप करवा सकेंगे? क्योंकि आइडियाज अच्छे होना एक बात है, लेकिन उसके बाद उनकी सारों से अप्रूवल करवाना या फिर सारों को मनवाना कि ये डायरेक्शन है हमें लेनी चाहिए, ये बड़ा मुश्किल हो जाता होगा वहां बैठे हुए। लेकिन अगर आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी मिले तो ये हो सकता है। अगर अपॉर्चुनिटी नहीं भी मिले तो प्लान आप शेयर कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं, मेरा प्रोफेशन नहीं है, मैं तकरीबन 10 साल से मीडिया के साथ मुंसलिक हूँ। मेरा प्रोफेशन और मेरा डिफरेंट है। जैसे आप लोग बैठते हैं, अगर आप अच्छी बातें करते हैं, इसका मतलब थोड़ी है सिंध गवर्नमेंट आप लोग चला लेंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। तो ये 10 दफा मुझसे मिल चुके हैं, मैं कंसल्टेंसी की ऑफर कर चुका हूँ, आइडियाज शेयर कर सकता हूँ, लेकिन ये करने वाले नहीं है। ठीक है ना, ये करने वाले नहीं। आपने 3 स्टेडियम खोद के रख दिए, ठीक है ना, इसमें 12 अरब का है, क्योंकि आप रेनोवेशन में जा रहे हैं, इसमें ऑडिट नहीं है। आप नया स्टेडियम बनाएंगे उसमें ऑडिट होगा। इसमें 12 अरब की बात क्या है, बता दें मुझे 3 स्टेडियम की कराची। अच्छा अब ये बताइएगा राशिद भाई कि हम कई सालों से एक टर्म सुन रहे हैं प्लेयर पावर। अब ये प्लेयर पावर एक खराब टर्म है, होनी चाहिए? आप खुद भी बाज़ लोगों की राय है कि इसका शिकार रहे हैं। सो व्हाट इज योर एक्सपीरियंस विद इट? प्लेयर पावर मतलब क्या होता है इसमें?
प्लेस पावरफुल होगा तो प्लेस पावर आएगी ना। ये जो रिजीम है ना, ये पावरफुल प्लेयर नहीं है, ये पावर नहीं है। 90s के प्लेयर को हम बोलते थे कि यार हम लोग अपने दौर के बदमाश हैं क्रिकेट के, या पावर है। मैच विनर्स थे, वसीम अकरम को ले लें, वकार यूनुस सकलैन हो जाए, सईद अकबर हो जाए, यू नेम इट, अब्दुल रज़ाक हो गए, अजहर महमूद हो गए, एक के ऊपर एक मोइन खान हो गए, तो एक के ऊपर एक प्लेयर था। तो यहाँ पे नहीं है, मतलब कि ये वो ब्रीड है ही नहीं कि जिसके अंदर पावर, इनको पावर दे पावर थी ना। अभी नकवी साहब ने सबको पावर दे दी थी, देख लिया आपने अक्षर। तो ये वो लोग नहीं है ब्रीड जिनको पावर दी जाए, ना ये पावर का सही इस्तेमाल कर सकते। अच्छा, एक और भी आप पावर की बात कर रहे हैं, नकवी साहब ने दी थी, चेयरमैन तब्दील हुए, सिलेक्शन कोचेस तब्दील हुए, सिलेक्शन कमेटी के मेंबरान तब्दील हुए, प्लेयर वही रहे, कप्तान एक दफा तब्दील हुआ, अब कप्तान वापस आ गया। सो क्या ये उनमें सेंस डेवलप हो गई कि ये सारे लोग आते जाते रहेंगे, चेयरमैन तक तब्दील हो जाएगा, हम कहीं नहीं जाने वाले, ये 3-4 साल से 4-5 साल से जो चल रहे हैं? या फिर सच्चाई ये है कि हमारे पास कोई ऑल्टरनेटिव है ही नहीं, कोई बैकअप है ही नहीं, और प्लेयर्स को भी शायद ये पता है। नहीं, ऐसा नहीं हुआ, डिवाइड एंड रूल हुआ। जो पावर की बात करें, एक जमाने में पावर आना शुरू हो गई थी प्लेयर्स में। जब शादाब को अगेंस्ट अफगानिस्तान 2 साल पहले कप्तान बनाया गया, वहां पे डिवाइड एंड रूल काम किया। शादाब कप्तान बने, पाकिस्तान टीम हार जाती है, वहां पे हर एक के जहन में आके मैं भी कप्तान बन सकता हूँ। वापिस बाबर आते हैं, लेकिन उसके बाद बोर्ड चेंज होता है, फिर दूसरे लोगों के क्यादत आ जाती है, हफीज हटते हैं, ये हटते हैं, बाबर हटते हैं, फिर शाहीन हटते हैं। ये रिफ्ट पैदा की गई। जब ये पावरफुल ये इकट्ठा थे, या जब ये एक जज थे और टीम को लेके चल रहे थे, पाकिस्तान टीम यही टीम थी, ज्यादा अच्छी मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन टीम यही थी, लेकिन यूनाइटेड थे। हम फाइनल में भी पहुंचे, हम सेमीफाइनल में भी पहुंचे और बेहतर कारकर्दगी। लेकिन जब चेंज होता है, जो आपने बात की सिलेक्शन कमेटी की, जो चीफ सेलेक्टर आएगा अपने 2 प्लेयर जरूर लाइकिंग में लेके आएगा। ये नहीं बोलूंगा कि वो पर्ची के प्लेयर होंगे, नहीं, अपनी लाइकिंग के अच्छे प्लेयर लेके आएगा, लेकिन टीम खराब हो जाएगी। फिर 1 साल में 6 महीने में फिर चेंज होगा चीफ सेलेक्टर, 2 प्लेयर और इंडक्ट करेगा, तो आपकी चलती फिरती टीम 15 की वो टूट गई। आप 25 में डिवाइड कर दिया। जो आपकी टीम जानी चाहिए थी, पाकिस्तान की टीम वर्ल्ड कप में जानी, उसमें 5 नए चेहरे थे, यानी कि पुराने भी नए आ गए, पुराने भी अंदर आ गए, तो कुछ नए अंदर आ गए। तो क्या 1 साल पहले आपको टीम अपनी पता होनी चाहिए थी? आपको 1 महीने तक नहीं पता थी कि हमारी प्लेइंग 11 क्या होगी और हमारे 15 क्या होंगे। ये शिफ्टिंग से होता है। प्लेयर तो आपके पास वही होंगे, जितने सीनियर होंगे, जितने अच्छे प्लेयर्स होंगे। हमारे यहाँ होता है कि सीनियर को हटा दिया जाए, ये हमारे सिस्टम में, जैसे आप लोग काम कर रहे हैं, अब कोई बॉस आपका आ जाए, यार बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, इनको हटा दिया जाए, नहीं, ऐसा नहीं होता। सिस्टम सिर्फ हमारे यहाँ ऐसे चल रहे होते हैं, लेकिन जब दुनिया में बात करते हैं ना प्रोफेशनलिज्म की। अब ये बताएं राशिद भाई, ठीक है, ये बात भी हमें समझ आ गई, लेकिन जब सिस्टम तब्दीली की बात होती है तो ये सवाल पूछा जाता है कि यही सिस्टम, यही स्ट्रक्चर हमें वर्ल्ड कप जीतने वाली टीमें भी देता रहा है। जावेद मियांदाद, वसीम अकरम, हाँ, तो ये सारे लोग इसी सिस्टम के तहत तो आए हैं, तो फिर इल्जाम सिस्टम पर क्यों होता है? मसला तो फिर कहीं और होगा, क्योंकि सिस्टम तो फिर वही चल रहा है। आपका सवाल बचा, लेकिन इसमें एक है, हमेशा पाकिस्तान में प्रॉब्लम खेलने वाले का नहीं रहा, हमेशा खिलाने वाले का रहा है। उस जमाने में खिलाने वाले की बात करते हैं। जब 92 का वर्ल्ड कप दिए, जाहिद अली अकबर साहब थे, बहुत जबरदस्त क्रिकेट को लेके चले। उसके बाद जावेद बर्की हो गए, आरिफ अली खान अब्बासी हो गए, उसके बाद जनरल तौकीर दिया साहब हो गए, शहरियार साहब, ये चलाने वाले थे। उसके बाद ना लोग अच्छे थे, लेकिन शायद वो भी पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट थे, लेकिन ब्यूरोक्रेसी का अमल दखल बहुत ज्यादा था। बहुत स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स वाले लोग थे, ये भी स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर्स वाले हैं, लेकिन मसला ये है कि ये सही से अपनी जॉब को निभा नहीं रहे, जिसकी वजह से हमें इश्यूज आ रहे हैं। अच्छा, ये बताइएगा राशिद भाई, हम कमिंग बैक टू द वर्ल्ड कप, क्योंकि हमारी आपसे बात नहीं हो सकी वर्ल्ड कप के दौरान भी, उसके बाद की परफॉर्मेंसेस पे भी, कहाँ आपको मसला नजर आ रहा था? पावर भी दे दी थी, अपनी मर्जी से कप्तान, सेलेक्टर्स ने टीम भी सेलेक्ट की, प्लेयर भी थे, मतलब हम अबरार को लेके गए, हमने नहीं खिलाया, हमारे पास एक से ज्यादा विकेट कीपर थे, ओपनिंग का हमारा मसला वैसा जैसा था वैसा ही रहा, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो हमारे लिए काम नहीं कर रही थी। सो कप्तानी कमजोर थी, वहाब रियाज भी साथ साथ सर पे सवार थे, क्या चल रहा था? व्हाट डू यू थिंक हम उस हाल में पहुंचे जिसपे हम पहुंचे वर्ल्ड कप में?
देखिए, जब बाबर कप्तान बने ना तो वो गलत हुआ, दोबारा बने ना, शाहीन बना दिया था, गलती हो गई, सही हुआ, वो ठीक थे, वो दोबारा बने तो वीक कैप्टन है, शायद उनको कोई लेके आया, जबरदस्ती लेके आया, वो बनना नहीं चाहते थे। जो वीक कैप्टन आ जाता है तो ना उसकी 15 प्लेयर्स में चलेगी, ना वो प्लेइंग 11 बना सकता है। एग्जैक्टली यही, और इनकी टीम हमारी बुरी नहीं थी, हमारी टीम वेस्ट इंडीज के लिहाज से अच्छी थी। हमें ये नहीं पता था हम अमेरिका में हार के वापस आ जाएंगे। मैच की टाइमिंग देखें, 10:30 बजे मैच है, शायद इन्होंने रियलाइज नहीं किया 10:30 बजे के मैचेस नहीं हुआ करते। जितने भी आप फ्रेंचाइज देख लें, जितने भी T20 के वर्ल्ड कप देख लें, सब रात में होते हैं। ये हमारे प्लेयर थोड़ा सा लेट भी गए, और उसके बाद हमने जो मैचेस खेले सुबह 10:30 बजे, डिफरेंट कंडीशन होती है पिच की, वो भी अमेरिका की, उसके लिहाज से टीम हमारी सही से बन नहीं पाई। वजह यही है कि जो हमने कंडीशन अप्लाई हम इंग्लैंड में खेले, हम आयरलैंड में खेले, ये शायद हमारी प्रिपरेशन में मिस्टेक हुई है, जिसकी वजह से ठीक है 5 बॉलर हम ले गए, स्पिनर्स ने हमने सही से काम नहीं किया, और फिटनेस इशू हमारा रहा है। कुछ प्लेयर्स हमारे इतने फिट नहीं थे जो कि, तो बात तो यही हुई ना राशिद भाई के इंतजामी तौर पे हमारी प्लानिंग जो थी वो ठीक नहीं थी। लेकिन अब बिल्कुल जी आगे चलते किया ना, जी ट्रेन जितने सिलेक्ट किया अनफिट प्लेयर को, उनकी पूछ होनी चाहिए। अच्छा, ये बताएं कि अभी कुछ साल पहले जब खान साहब की हुकूमत थी तो उन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट जो है उसको बंद कर दिया, उनके अपने आइडियाज थे और एक अपना विजन था। आपके ख्याल में वो सही फैसला था, और क्या उस तरह काम हुआ जिस तरह शायद उन्होंने सोचा था? और अब क्या डिपार्टमेंटल क्रिकेट में क्या वापस हो गए? मतलब कितना मुश्किल है नीचे से प्लेयर्स को ऊपर आने के लिए, डिस्पाइट ये जो सिस्टम एक बना हुआ है? देखिए, उसको गलत किया था, लेकिन बाद में ना डिपार्टमेंट की जरूरत इतनी रही नहीं। मैं वो बंदा हूँ जिसने ब्रॉडकास्टिंग अथॉरिटी बनाई है, टीम बनाई है, और सारे आज जितने भी प्लेयर लिए थे, मैं आर्गुमेंट करता हूँ कि कॉन्ट्रैक्टर प्लेयर मैं नहीं लूंगा, रेगुलर प्लेयर जो इंटरनेशनल प्लेयर 17, 18, 19 में आएंगे। हम लोग कॉन्ट्रैक्ट देते हैं डिपार्टमेंट में फॉर 6 मंथ और 1 ईयर, उसके बाद आप प्लेयर चेंज कर देते हो, तो सिक्योरिटी भी ना। अभी एक टीम बनी है जिसपे 50,000 से ऊपर उनकी है नहीं। अब क्या PSL आ गई है, आपके पास दुनिया में लीग आ गई है, अब क्रिकेटर, अब PCB का कॉन्ट्रैक्ट इतना बड़ा है कि डिपार्टमेंट भी अफोर्ड नहीं सकता। इसी वजह से आज हम हमारे समेत 8-10 डिपार्टमेंट ने खेलने से मना कर दिया कि हम इतने पैसे प्लेयर्स को नहीं दे सकते। अब ये एक पॉलिटिकल चीज बनी हुई है कि डिपार्टमेंट होना चाहिए। डिपार्टमेंट की कोई जरूरत नहीं है पाकिस्तान क्रिकेट में। अब आपके पास इतना पैसा क्रिकेट बोर्ड दे रहा है, आपको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट का डोमेस्टिक प्लेयर को 2 लाख रुपए दे रहा है, एक मैच का 50,000 रुपए दे रहा है, तो पूरे साल का उतना बन जाता है कि डिपार्टमेंट को आधे पैसे भी नहीं दे सकता। तो ये मेरे सोचना पड़ेगा, और इसमें प्रोफेशनल हायर करें आप जितने भी लोग हैं पाकिस्तान के, उनको रिसा के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट ऐसी तो होगी, मैं और आप बैठ के कर देंगे। अच्छा, एक राय ये भी है कि जी फ्यूचर तो व्हाइट बॉल क्रिकेट ही है, तो फिर ये जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट है इस पे पैसा और वक्त क्यों लगाएं? हमारे पास PSL की सूरत में एक नर्सरी मौजूद है, लेकिन उसमें से भी आजकल तो कुछ नहीं हमारे पास है। जो अब्दुल्ला भाई, इसमें जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट या टेस्ट क्रिकेटर्स हैं ना, मैं विराट कोहली का नाम लेता हूँ, रोहित शर्मा का ले लेता हूँ, और भी ग्रेट प्लेयर हैं, जैसे बाबर आजम को भी ले लेते हैं। ये टेस्ट क्रिकेट के बेहतरीन प्लेयर हैं। जो टेस्ट प्लेयर अच्छा होता है वो वनडे का बहुत अच्छा प्लेयर होता है। जो वनडे का अच्छा होता है वो किसी फॉर्मेट में भी खेल सकता है। आजम खान की बात हुई थी, मैंने मोइन से भी बोला था उसको फर्स्ट क्लास नहीं हटाना चाहिए था, खिलाना चाहिए था। शुरू की 10-15 बॉल होती हैं, जो फर्स्ट क्लास नहीं खेलता ना, उसी में अगर लेग भी 4 हो रहा है या बोल्ड हो रहा है, इसका मतलब है वो फोकस नहीं है, वो हिट मारने जा रहा है। आपको टेक्निकल, आपको इनिंग को बिल्ड करने के लिए फर्स्ट क्लास जरूरी है। फर्स्ट क्लास अगर आपकी नहीं है, आपके बॉलर शादाब के देख लें, शादाब फर्स्ट क्लास नहीं खेलता, उसकी बॉलिंग देखे, तो हमारे पास तो टाइम नहीं है ना हमारे खिलाड़ियों के पास। लीग्स में ज्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, और हर जिसका कोई चांस लगे वो NOC लेते हैं और आगे चले जाए लीग्स के लिए। तो आप जरा कह रहे हैं कि तब्दीलियां करेंगे, मस्ट करेंगे डोमेस्टिक खेलना, फर्स्ट क्लास खेलना। नहीं जाए आप, लेकिन क्लॉज आपके ऐसे होने चाहिए आपके सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट में, और PCB के कॉन्ट्रैक्ट में क्लॉज होने चाहिए 3 से 4 या 5 से 6 आप मैच खेलें, उसके बाद NOC मिलेगी आपको पूरे साल के लिए। अच्छा, ये बताएं, ग्रुपिंग की बहुत बात होती है, और अब ऑब्वियसली जब बैड परफॉर्मेंस होती है तो बहुत सी चीजों को ब्लेम किया जाता है, लेकिन टीम में ग्रुपिंग की बहुत अरसे से बातें हो रही हैं। 3-4 का ये ग्रुप है, 4-5 का ये ग्रुप है, फिर कुछ का सिलेक्टर्स के साथ ग्रुप बना हुआ है। आप लोगों के जमाने में भी ये ग्रुपिंग होती थी, या इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, टीम को एज ए टीम ही होना चाहिए?
नेचुरल है, ये तो होती है, ऐसा नहीं है कि मैं बोलूँगा हमारे जमाने में नहीं थी अब थी। ये हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में होती है, आपको सही से पता होगा, लेकिन उसमें प्रोटेक्ट करता है आपके एम्प्लॉइज लॉ, आपके जो होता है ना कॉन्स्टिट्यूशन, और आपको पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी आपकी इसको प्रोटेक्ट करती है कि ड्रेसिंग रूम में क्या बिहेवियर होने चाहिए, जो इसको करेगा और उसको हम पनिश करेंगे, और होता है ऐसा। ये शायद 1 साल से ये चीज इम्प्लीमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में नहीं, और चीजें बाहर आ रही, मीडिया में आई है। अब 1.5 साल पहले चले जाए, कोई चीज भी, कोई लड़ाई भी होती थी तो बाहर नहीं आता था। इसका मतलब है कि मसला खेलने वालों का नहीं है, मसला खिलाने वालों का है। अच्छा, अब खिलाने वालों के मसले की बात कर रहे हैं तो राशिद भाई, हमारे पास अब वक्त कम है, अब सर्जरी की बातें हो रही थी, उसका सॉर्ट ऑफ आगाज भी कर दिया गया है, बट आपको लगता है कि जो इकदाम अभी किए जा रहे हैं इससे बेहतरी आ जाएगी, या फिर बैक टू द बेसिक जाना पड़ेगा, हमें कॉन्स्टिट्यूशन भी रिवाइज करना पड़ेगा और मामलात भी देखने पड़ेंगे, या फिर वही चेहरे वो रिपीट एक म्यूजिकल चेयर्स लगी होगी कि वही आ जाएंगे, फलां को हटा दो, फलां को ले आओ, बस इससे आपको लगता है इससे काम बन जाएगा? देखिए, इसमें क्या है कि आपको ना बहुत सारी चीजें करनी, ये अभी डोमेस्टिक के लिए गए थे, एक दिन में नहीं होगा जरूर, लेकिन एक दिन में नहीं होगा। मेरी जो बात हुई मैं आपको बता देता हूँ, कॉन्फिडेंशियल थी, लेकिन अब प्रोग्राम ऐसा चल रहा है कि पीसीबी ने रब्ता किया। मैंने कहा अभी मैं कराची आया हूँ, बहुत बिजी हूँ काम में, मैं एक दिन में ये नहीं होगा, मेरा उनका मुज़ाकरा यही होगा, लेकिन मैंने कहा अगर उससे अगला सीजन ठीक करना है तो हमें 10 लोग प्रोफेशनल हायर करने पड़ेंगे, और हमें 2 से 3 माह लगेंगे इसको ठीक करने में। कॉन्स्टिट्यूशन से लेके डिस्ट्रिक्ट से लेके रीजन से लेके एसोसिएशन, डिपार्टमेंट चाहिए, और पॉलिटिकल जो सिनेरियो चल रहा होता है उसको बेहतर करने के लिए 3 माह रिक्वायर्ड है। लेकिन नेक्स्ट सीजन 2025 से 26 वाले सीजन के लिए हमारे डोमेस्टिक में खेलते खेलते लड़कों की इतनी उम्रें हो जाती हैं, फिर वो नेशनल टीम में आते हैं, 2 मैचेस में नाकाम होते हैं, फिर बाहर हो जाते हैं, वापस कभी नजर नहीं आते। हमारे पास तो ठीक नहीं है, 19 के जो प्लेयर खत्म हो जाते हैं उसके लिए कोई टूर्नामेंट नहीं है। अंडर 23 करते हैं, जो बीच के लड़के हैं, जो 19 क्रॉस करते हैं, बीच के सबसे ज्यादा 40% रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तानी प्लेयर जो वेस्ट हो रहा है वो अंडर 19 के बाद हो रहा है, उसको नहीं पिक करते पीएसएल, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं हमें, हमें टीम बढ़ानी पड़ेगी पीएसएल की, और नए लड़कों को चांस देना पड़ेगा। अंडर 19 और अंडर 23 को नए इवेंट इनके लिए मुतारिफ कराने पड़ेंगे, जिसके बाद आपको एक पूल मिलेगा जो यंग प्लेयर्स का होगा। ये बोर्ड का काम है, मैं तो एक मशवरा दे रहा हूँ आपको, और लेकिन ये बोर्ड के काम है। लेकिन वहाँ पे लोग अगर होंगे, क्रिकेटर भी प्रोफेशनल नहीं होता, उसके अगर काम करने का है, वो एक दिन में मैच खेल रहा है, वहाँ पे बर्मिंघम में मैच चल रहा है, एक दिन में पीटीवी पे बैठा है, एक दिन पे जियो पे बैठा हुआ है, दूसरे दिन वो कहीं पे बैठा हुआ है, वो प्रोफेशनलिज्म नहीं है, वो क्रिकेटर है। क्रिकेट की बात कर सकता है, क्रिकेट को एनालाइज नहीं कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका राशिद भाई, बहुत सी सजेशंस आपकी तरफ से इस इंटरव्यू के दौरान ही आ गए। आपने कहा जी पीएसएल की टीम्स में बढ़ाने की जरूरत है, बिकॉज यस हमारे पास बहुत बड़ा एक पूल है जो कि जाया हो जाता है, लॉट ऑफ टैलेंट जो जाया हो रहा है। और फिर अफसोस की बात यह है कि वो कभी ऊपर टू द नेशनल टीम तक पहुंच ही नहीं सकते। इस किस्म की अब्दुल्ला जो स्टेटमेंट्स आती है ना कि जी अब वही टीम में होगा जो कि फिटनेस के मयार पर पूरा उतरेगा, वाई अब पहले क्या हो रहा था? मतलब कि ये स्टेटमेंट्स कुछ अजीब सी लगना स्टार्ट हो जाती है। पहले भी वही टीम में होना चाहिए था जो फिटनेस के मयार पर पूरा उतरे। याद आया, मतलब ये चीजें तो दे शुड हैव बीन अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल थिंग। इनफैक्ट ये किस तरह साइड लाइन किया कि फिटनेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाकी देखेंगे। बहुत जल्दी में हो रहा था, मतलब हमें लिटरली नहीं पता था। राशिद भाई ने भी कहा कि 1 महीने पहले तक कौन है हमारे खिलाड़ी, कौन है हमारा स्क्वाड। तो यही तो चीजें देखने वाली है कि भाई क्यों इतनी जल्दी पड़ गई है, क्या हो रहा है पीछे। सोशल मीडिया पे आपने ये जरूर वीडियो देखी होगी, और तो सारे ही कंफ्यूज होंगे कि इसकी बैकग्राउंड क्या है। क्या हुआ था कि लाहौर के इलाके गार्डन टाउन में 3 लड़कियों ने स्टोर के मुलाजिम को तशद्दुद का निशाना बनाया, और उससे मारपीट की वीडियो, जो मारपीट तो कर ही रहे थे, उसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई। काफी लड़कियों ने ना सिर्फ लड़के को मारा बल्कि उसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया और थाने में बंद करवा दिया। बताया जा रहा है कि उनके वालिद एक बाअसर वकील हैं। ओके, दैट ऑलवेज हेल्प्स। और वीडियो सामने आई तो पुलिस को भी अंदाजा हुआ कि शायद मामला ऐसा नहीं था कि लड़के को मारा पीटा जाता। बज़ाहिर वीडियो में यूसुफ नामी सेल्समैन किसी किस्म की गलत हरकत करता हुआ दिखाई तो नहीं दिया, शायद वो पहले ही जब इस तरह का वाकया आता है तो बहुत सी बातें आती हैं, लेकिन बाद में फिर तस्दीक हुई इस बात की। खबरें तो बहुत उड़ती है ना, लड़के को छोड़ भी दिया ना पुलिस, लड़के को भी छोड़ दिया कि लड़कियों के वालिद वकील नहीं है। सो ये नहीं है, ये भी बाद में तस्दीक हो गई। शुरू में सोशल मीडिया
मीडिया, इसीलिए तो कहते हैं हम सोशल मीडिया पे जो भी चीज लिखी जाए उसका एतबार ना करें, हमसे रुजू करें। और हम किससे रुजू करेंगे? अहमद फराज हमारे साथी लाहौर से हमारे साथ मौजूद हैं। अहमद बताइएगा, बहुत ही ब्रीफ कॉन्वर्सेशन, मतलब हमें तो उस वीडियो में समझ भी नहीं आ रहा कि लेकिन हुआ अक्सर क्या है। वीडियोस के हवाले से हमें पता है कि वो इतना छोटा क्लिप दिखाया जाता है कि हमें पहले क्या हुआ बाद में क्या हुआ उसका पता नहीं चलता। आप बताएं क्या हुआ था? देखिए, ये जो क्राइम सीन है, इस क्राइम सीन के मुताबिक तो देखें नजर आ रहा है कि ये जो तीनों लड़कियां हैं ये किस तरह बेदर्दी से उस लड़के पर तशद्दुद कर रही हैं, उसको मार रही हैं, और लोग उसको बचाने की कोशिश तो कर रहे हैं लेकिन वो उसको बचा नहीं पा रहे और उन्होंने ठीक ठाक उसको मारा है। और उससे ज्यादा सितम वाली बात यह है कि जुल्म भी उस पर हुआ है और मुकदमा भी फिर उसके खिलाफ ही दर्ज हुआ है। और छोटा सा ही वाकया था, देखिए उन खवातीन ने तो खुद लड़ाई शुरू की है। उन्होंने इस नौजवान से ये कहा, इसका नाम यूसुफ है, कि तुमने हमें हुटिंग की है, तुम हमें देख के हंसे हो। उसने कहा जी मैं आपको देखकर नहीं हंसा, मैं अपने दोस्त से, अपने कुलीग से बात कर रहा हूँ, उसके साथ मेरी जो है वो मजाक है, मैं उससे बात कर रहा हूँ। उन्होंने कहा नहीं तुम हमें देख के हंसे हो, हमसे माफी मांगो। उसने ठीक है जी मैं आपसे माफी मांग रही, तो मुझे माफ कर दो। उन्होंने कहा नहीं तुम हमारे पाँव पड़ो, हमारे पैर पकड़ कर माफी मांगो। उसने कहा जी मैं आपके पाँव पकड़ के क्यों माफी मांगू, मैंने तो आपको कुछ शूटिंग की ही नहीं है, ना मैंने आपको मजाक किया है, मैं तो अपने दोस्त के साथ लगा हुआ था। अहमद आपकी आवाज चली गई है तुम्हारा, और सबसे ज्यादा जी आ गई है। जी कंटिन्यू कीजिएगा, जी कंटिन्यू करें प्लीज। जी उसके बाद हुआ ये कि जब ये काउंटर के पास आई है तो उन्होंने काउंटर में जाकर उसको मारा है, इतना शदीद उसको मारा है। और मारने के बाद सितम वाला सितम ये है कि फिर उन्होंने जाके थाने में उसके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी और पुलिस ने तस्दीक किए बगैर उस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। और इस बात पर CCP लाहौर बिलाल सिद्दीक कमियाना ने लाहौर पुलिस के अफसरान की बहुत सरजनिश भी किया कि उन्होंने इस वाक़े से पहले इसकी तस्दीक क्यों नहीं की। अगर ये ऐसा वाक़या था तो उन्होंने ये मुकदमा दर्ज क्यों किया। बिलाल सिद्दीक कमियाना ने SP मॉडल टाउन, SHOs और DSP को ये बुलाकर उनको ये पूछा है क्या ये वाकया क्या था, जिसके बाद उन्होंने कहा जी हमें खवातीन ने ये एप्लीकेशन दी जिस पर हमने फौरी एक्शन लेते हुए ये मुकदमा दर्ज किया है। लेकिन पुलिस को ये चाहिए था कि सबसे पहले इसकी तस्दीक करते और इसकी वजह से जब उस लड़के को गिरफ्तार करवा के जब उसको उन्होंने गिरफ्तार करवा के जब थाने अदालत में पेश किया तो अदालत ने, मुअज़्ज़ज़ अदालत ने भी जब वो फुटेज देखी है तो उन्होंने उसकी ना सिर्फ उसको बेल किया बल्कि उन्होंने पर्चे खारिज कर दिया है। आप अंदाजा करें कि उसको तो अदालत में पेश किया गया था कि इसकी बेल हो, क्योंकि सेक्शन लगा हुआ था 509। ये तो अच्छी बात होगी, पर्चा भी बिल्कुल पर्चा भी खारिज हो गया। लेकिन वो जो लड़कियां जिन्होंने तशद्दुद किया उसकी इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी? क्योंकि उन्होंने पब्लिकली एक लड़के को पकड़ के इतना मारा है, एक सोशल मीडिया पे वायरल हुई है वीडियो, कुछ तो उन लड़कियों को भी थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन तो वहां भी होना चाहिए कि वो क्या गुस्से में थी, अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ समथिंग थी, या क्या वाकया हुआ है एक्चुअली। देखिए आप बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि उन्होंने लड़कियों के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए। देखिए एक कानून में एक जुर्म है 182, अगर कोई झूठा मुकदमा दर्ज करवाए तो 182 के तहत उसके खिलाफ कार्रवाई होती है। लेकिन 182 तो दर्ज कराना एक जुर्म है, लेकिन किसी को पब्लिकली ज़दोकोब करना, उसके बाल नोचना, उसको थप्पड़ मार के उसका हशर कर देना, मारपीट, उसको उसका मुकदमा क्यों नहीं दर्ज हुआ? और खास तौर पे ये कोई एक 1-on-1 नहीं हो रहा, ये ग्रुप बना के लड़कियों ने उसके ऊपर चढ़ाई की है। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, एक वाक़े के 2 मुकदमा दर्ज नहीं होते। सो इसका जो वर्जन है वो आएगा उस पर्चे के नीचे। इसने एप्लीकेशन तो दे दिया, लेकिन पुलिस का ये कहना है इसने अपना अभी तक मेडिकल नहीं करवाया, क्योंकि जब तक ये मेडिकल नहीं करवाएगा तब तक इस मुकदमे में इसको क्रॉस वर्जन नहीं होगा, और क्रॉस वर्जन के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। जब इसका क्रॉस वर्जन होगा तभी उन 3 लड़कियों को गिरफ्तार किया जाएगा और उनके खिलाफ जो है वो सख्त से सख्त उनसे तफ्तीश की जाएगी। लेकिन वो जो मुद्दई है, वो जो मजरूब है, वो अभी तक आ ही नहीं रहा। उसने एप्लीकेशन तो दे दी है लेकिन वो अपना मेडिकल करवाने के लिए अभी राजी नहीं है। और पुलिस का ये कहना है कि हो सकता है कि जो लड़कियां हैं उस पार्टी ने उसको शायद राजी कर लिया है, जिसकी वजह से वो उसके बाद भी थाने नहीं आया। वो अच्छा, वो भी परसू करने के लिए थाने नहीं आया, तो मामला खत्म ही समझें, फिर ऐसे ही है।
जी बिल्कुल ऐसे लग रहा है। बल्कि 3 दिन हो गए इस वाक़े को। उसने एप्लीकेशन तो दे दी कि मेरी इस मुकदमे में क्रॉस वर्जन यानी कि मेरा वर्जन लेके इस पर एक्शन लिया जाए। क्रॉस वर्जन के लिए उन्होंने, लेकिन क्रॉस वर्जन के लिए सिर्फ दरखास्त काफी नहीं होती, इसके लिए मेडिकल का होना जरूरी है। जब तक वो लड़का वो जो मजलूम है मेडिकल कराएगा, अगर खराशें कुछ आईमी होंगी या चोट लगी भी होगी, नील भी होंगे, तो वो तो वैसे ही खत्म हो गया होगा अब तो, या कम हो गया होगा। अच्छा, तो अहमद फराज बेसिकली हमें ये भी पता नहीं चलेगा कि कोई राजीनामा हो गया हो। ऑब्वियसली जब आगे बात बढ़ी नहीं, उसने मेडिकल भी नहीं अपना करवाया, अग्रेसिवली उस लड़के ने भी परसू नहीं किया। गरीब आदमी हो क्या? बिल्कुल, मैं उसी तरफ आ रही हूँ। तो राजीनामा हो गया होगा, विच इज वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये तो एक मार कुटाई थी, बड़े बड़े कत्ल, रेप्स, ऐसी चीजों पे भी राजीनामे हो ही जाते हैं, तो इसमें भी हो गया होगा। है अहमद फराज, ऐसा ही हुआ होगा? डेफिनेटली लग रहा है, बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि शायद इनका राजीनामा हो गया और वो दोनों तरफ जो 2 पार्टियां जो हैं वो दोनों खामोश है। क्योंकि लड़का जो था यूसुफ, उसने परसों एप्लीकेशन तो दे दी थी कि मेरा क्रॉस वर्जन किया जाए, लेकिन वो उसके बाद दोबारा नहीं आया। पुलिस ने भी उससे रब्ता करने की कोशिश की है कि भाई आओ आपका मेडिकल करवाएं, क्योंकि मेडिकल में भी अगर वो नाकाबिले दस्तअंदाजी आया मेडिकल, तो उसका भी कोई फायदा नहीं है। क्योंकि जब तक काबिले दस्तअंदाजी नहीं होगा मेडिकल का जुर्म, तब तक ये मुकदमा भी जो है ये यकसू नहीं होगा। और एट द सेम टाइम जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जिन्होंने खवातीन के कहने पे कार्रवाई की, खवातीन के कहने पे कार्रवाई यकीनन होनी चाहिए, लेकिन सर्टनली उसमें कहीं इन्वेस्टिगेशन करने के बाद फिर फाइनल पर्चा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि अगर कोई औरत कह रही है कि उसे हिरास किया गया है, तो उसकी बात पे यकीन करना चाहिए, तो उस पे इन्वेस्टिगेट करना चाहिए ना, सारी बात ही है। वरना तो इस तरह कोई भी थाने पहुंच के कह दीजिए हमारे साथ ये हुआ या वो हुआ। इट इज नॉट अबाउट कि वो हिरास किया है, उस उल्टा जो मारपीट हुई है और तशद्दुद, मारपीट भी क्या, तशद्दुद किया गया है उस आदमी पे। और फिर विटनेसेस थे, आप यू कैन सी इन द वीडियो कि देयर विटनेसेस देयर, तो गवाही ली जाए, एक केस बनाया जाए, कोई तहकीकात हो कि एक्चुअली इधर हुआ क्या था, गलती किसकी थी। बिल्कुल सही कहा आपने हुमा, ये शहादत है, बिल्कुल ठीक है आपने, ये शहादत है, ये गवाही है, ये वीडियो एविडेंस क्या है, ये शहादत है। अगर इसी शहादत की बुनियाद पर अगर किसी को इंसाफ नहीं मिलना, तो फिर क्या फायदा। वीडियो ऑडियो विजुअल्स, वीडियो ऑडियो सबूत जब है, अदालत भी कहती है, अब तो अदालत मानती है, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। शहादत होती है 3 किस्म की। एक तो ये जो आपने बात की है, ये 100% ये भी शहादत ही होती है जिसके पास अगर वीडियो सबूत को फुटेज है। अगर इसकी बिना पर भी किसी को इंसाफ नहीं मिलना, तो फिर कैसे इंसाफ करे होगा, तो फिर किस तरह इन गरीबों को या मजलूमों को इंसाफ मिलेगा। क्या ही चीज है जो मौके की मौजूद हो, इसमें तो पुलिस ने भी अपना काम सही नहीं किया, सॉरी टू से दैट। फिर मजीद किसी एविडेंस की। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। मतलब वो इतना वो सेंसिटिव मामला, इतना रौला पड़ गया कि वो शॉप ओनर जो है वो उस लड़के को बचा भी नहीं पा रहा, मतलब बीच में इंटरवीन भी नहीं कर पा रहा। उसके बाद लास्ट बात ये है कि इन तीनों लड़कियों के को इतना लेवल का गुस्सा, दिस इज रेज अब्दुल्ला, दिस इज रेज। मतलब वो बाल नोच के उसको इधर से उधर फेंक रही हैं, पड़ गई है उस लड़के पे, और वो लड़का भी ऑब्वियसली अपने आप को डिफेंड करने की कोशिश कर रहा है, कर नहीं पा रहा। लेकिन ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए था कि क्या वाकई उस लड़के ने कुछ किया था या फिर उन लड़कियों को वैसे ही तकलीफ हो गई थी। इस बात पे हम वापस आ जाते हैं उस बात पे जो हम बाहर के माशरों की बात करते हैं ना, कि आते जाते एक दूसरे को स्माइल करके गुड इवनिंग गुड मॉर्निंग करके लोग आगे निकल जाते हैं। हम लोग के हाँ ये स्माइल्स और ये सलाम ये बहुत बुरा माना जाता है, और बल्कि आप एक, आई एम सॉरी टू यूज दीज टर्म्स, कि सड़ी हुई शक्ल बना के गुस्से में निकल जाए ना, तो वो एक्सेप्टेबल है। स्माइल एक्सेप्टेबल नहीं होगी, देख ही ले फिर क्या होता है। We don't know exactly what happened. हम रिपोर्ट कर रहे हैं कि उसने माफी भी मांग ली थी, मगर अब ये कहना कि हमारे पैर पकड़कर माफी मांगो, तो फिर तो वो नॉर्मल स्टेट ऑफ माइंड नहीं हो सकता। नहीं हो सकता ना, क्योंकि खुद भी अगर ऐसा जब होता है, इवन फॉर एनी वुमन वुड से, कि वो इतनी एम्बैरेसिंग सिचुएशन हो जाती है कि एवरीबडी वांट्स कि उसका मुखमुखा ही हो जाए, कि माफी मांग ली, अच्छा जी ठीक है, पकड़ो आप। और अगर माफी मांग ली आपने, नहीं माफ करना, तो आप पुलिस में जाके दरखास्त दें, आप कानून, ये अगेन वही वाली बात है कि कोई किसी पे इल्जाम लगाए उसे जिंदा जला दें। ये एग्जैक्टली वही मिसाल है। किसी पे इल्जाम लगाए उसे मार मार के उसकी दुर्गत बनाए। यूरोप में स्पेन ने फ्रांस को हराकर फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया, फुल स्टॉप। बहुत अच्छी बात है। लेकिन वो जो वीडियो की हम बात कर रहे थे ना, जो लड़कियों ने एक लड़के को लाहौर में मारा है, हमने वो जरा ब्रेक में पूरी वीडियो, बहुत लंबी वीडियो है, 8 मिनट की वीडियो, वो सारी देखिए। वो लड़कियां दे आर आउट ऑफ कंट्रोल। उसके बाद एक और लड़की ने आके उस लड़के को बचाया, जो उस दुकान में थी उस लड़के को बचाया है। उसके बाद कुछ और
कस्टमर्स थे, उसमें कुछ बुजुर्ग भी थे, उन लड़कियों को रोका उन्होंने, उन लड़कियों ने मुड़ के उन बुजुर्गों को सुनाई है। तो दैट वीडियो एक्चुअली काइंड ऑफ वेंट ऑन। मेरा ख्याल है कि वो जो बुजुर्ग शहरी वहाँ मौजूद थे उनको भी बस वो थप्पड़ लगाने से एक लम्हा दूर हाँ, एक लम्हा दूर थी, लेकिन वो वीडियो भी बना रहे थे। हम उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी जरा अपनी वीडियो आउट करें, अथॉरिटीज को दें, क्योंकि ये लड़कियां अपेरेंटली जो नजर आ रहा है दे वेंट ओवर एंड बियॉन्ड देन व्हाट वाज हैपनिंग ओवर देयर। बहुत ही ज्यादा उन्होंने सुनाई है, उस लड़के को बहुत मारा। अच्छा जी, दैट इज इट फॉर टुडे, वी आर गोना सी यू टुमारो।